मैंने कल रात हांगकांग में अपने दोस्त को फोन किया और पता चला कि मिंग मैंग सिक्योरिटी वहां बहुत प्रभावशाली है। सुरक्षा समूह के कई बहुत शक्तिशाली सदस्य हैं जिन्हें 5 बाघ जनरलों के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे सभी खेती में कुशल हैं और मुझे यकीन है कि आप उनसे कहीं बेहतर हैं। बड़े मार्शल भाई लुओ ने उन्हें जो कुछ मिला उसके बारे में जानकारी दी। झांग हानयांग वहां और भी अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन एक शक्तिशाली ड्रैगन भी अपने निवास स्थान में सांप पर हमला नहीं करेगा। हमारे गुरु लिनहाई में सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनके यहाँ कई संप्रदायों के साथ अच्छे संबंध हैं, जरूरत पड़ने पर वे निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। इसलिए ये संभावना है कि झांग हान हमारे स्वामी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता, भले ही आप अपने संघर्ष में आहू को मार दें। लेकिन मेरी राय में बेहतर होगा कि आप आहू की जान बख्श दें और अपने लिए पीछे हटने का रास्ता खुला रखें। उन्होंने निंग झांकी को यह नहीं बताया कि झांग हयान को हांगकांग में निर्दयी झांग के नाम से जाना जाता था, जो उनके कभी असफल न होने के रिकॉर्ड और उनके प्रतिद्वंद्वियों के खून से साबित हुआ था। इसके अलावा झांग हानयांग ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए और उसने इसे साबित करने के लिए ली परिवार के लंबे इतिहास को नष्ट कर दिया था। वास्तव में वह झांग हानयांग को उकसाना नहीं चाहता था, लेकिन वह निंग झांकी को मनाने में असफल रहा, जिसने ऐसा करने का मन बना लिया था। अपने मार्शल भाई की तुलना में निंग झांकी के लिए चीजों को संभालते समय आवेगों पर कार्य करना आसान था, जैसी कि भाई लुओ को उम्मीद थी। उनकी बातें सुनकर निंग झांकी मुस्कुराए और सहजता से जवाब दिया, भाई लुओ, आपकी बातें समझ में आती हैं, लेकिन यह उनके रवैये पर निर्भर करेगा। भाई लुओ ने चुपचाप आह भरी। वह जानता था कि एक जिद्दी, घमंडी युवक होने के नाते निंग झांकी निंग जियाओटियन का बदला लेगा, जिसे आहू द्वारा दंडित किया गया था, भले ही निंग जियाओटियन को बुरे आचरण वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। निंग झांकी ने शुरू में आहू की ताकत का परीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह पता चला कि आहू मिंग मैंग सिक्योरिटी से झांग हानयांग का आदमी था। निंग झांकी इतना उत्साहित था कि उसने लड़ाई को जरूरी समझा, और वह आहू को मारना भी चाहता था और झांग हानयांग को भड़काना चाहता था, जो अपने मालिक के सामने कायम माना जाता था। ये सब जानने के बाद भाई लुओ ने निंग झांकी को मनाना छोड़ दिया, क्योंकि वह कभी भी दूसरों के रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करता था। तथापि उन्होंने अपने मार्शल भाई निंग झांकी की मदद करने का फैसला किया। कार में बैठने से पहले भाई लुओ ने एक लंबी कृपाण बुलाई और उसे निंग झांकी को सौंप दिया। उन्होंने कहा, एहतियात के तौर पर आप युद्ध में मेरी आत्मा को दबाने वाली 9 रिंग्स सेबर का उपयोग कर सकते हैं। 9 रिंग्स सेबर एक प्रकार का रिंग सेबर था जिसका आकार सामान्य था, लेकिन इसका ब्लेड सामान्य से अधिक मोटा था। ब्लेड के पीछे 9 लोहे के छल्ले थे। ब्लेड की नोक सपाट थी, आगे की ओर निकली हुई नहीं थी। इसका हैंडल थोड़ा पतला था और इसके पीछे एक कृपाण रिंग के साथ बड़ी वक्रता थी। अंगूठियां विशेष रूप से भाई लुओ के अनुरोध पर एक मास्टर द्वारा बनाई गई थी। जब कृपाण को लहराया जाता है तो सभी 9 लोहे के छल्लों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। यह अत्यंत घातक हथियार था और स्वर्ग श्रेणी का खजाना भी था, जिसे भाई लुओ का समर्थन प्राप्त था। जैसे ही निंग झांकी ने कृपाण अपने हाथ में लिया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने प्रशंसा करते हुए कहा, कितना अच्छा कृपाण है। मैं जानता हूं कि भाई लुओ की आत्मा को दबाने वाली 9 रिंग्स सेबर शक्तिशाली है। धन्यवाद भाई लुओ। भाई लुओ ने थोड़ा सिर हिलाया। इस समय एक ही संप्रदाय के 2 शिष्यों ने प्रतिध्वनित किया, मुझे डर है कि आहू उस क्षण बाघ से बिल्ली में बदल जाएगा जब वह इस आत्मा दमनकारी 9 रिंग्स कृपाण को देखेगा। वह इसके विरुद्ध रक्षाहीन होगा। हाँ, उसने हमारे कनिष्ठ भाई निंग को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? वह सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है जो अभी अभी स्वर्ग में पहुंचा है। इस बार उसे मार दिया जाएगा। हालांकि निंग झांकी ने उनकी बातें सुनकर आह भरी। अफसोस, क्या गलत है जूनियर भाई निंग? क्या आप इस लड़ाई से चिंतित हैं? हमारे गुरु ने जो कहा उसे जानकर आप निश्चिंत हो सकते हैं। फ्लैट ऑफ हेयर कट वाले एक मार्शल भाई ने निंग झांकी के कंधे को थपथपाते हुए कहा। एक अन्य पतले मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, इसके अलावा आपको सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास यहाँ भाई लुओ भी है। भाई लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि जूनियर भाई निंग लड़ाई जीतेंगे और मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि झांग हानयांग यहाँ आएगा, इसलिए आपको आहू की जान बख्श देनी चाहिए जूनियर भाई निंग। समझ गया। निंग झांकी ने आह भरी और मुस्कुराया। मैंने आह भरी क्योंकि उन्हें हारने से पहले आत्मा को दबाने वाले 9 रिंग्स सेबर को देखने का मौका नहीं मिलेगा। उसी संप्रदाय के अन्य 2 शिष्य हंसे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि निंग झांकी निश्चित रूप से युद्ध जीतेगी। वे कार में बैठे और हंसते और बातें करते हुए माउंट डोंगशेंग की ओर चल दिए। माउंट डोंगशेंग लिनहाई शहर के मध्य भाग के पश्चिम में स्थित था। यह नदी के पास था और इसका दृश्य सुखद था। पहाड़ थोड़ा खड़ा था, जिसने इसे कुछ पर्वतारोहियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। माउंट डोंगशेंग के दक्षिण में चौराहे के शहर के किनारे के पास समतल पहाड़ के नीचे एक चौक था जहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। माउंट डोंगशेंग के पूर्व की ओर सर्पिल सीढ़ियां थीं और पहाड़ के बीच में वह स्थान था जहां वे मिलते थे, जो वास्तव में एक बड़ा मंच था। वहां कई खेल प्रेमी थे जो दृश्यों को देखने के लिए वहां गए थे। हालांकि उस दिन पहाड़ की तलहटी पर काले सूट में 6 आदमी खड़े थे, जिन्होंने पर्वतारोहण का अभ्यास करने गए सभी पर्यटकों को रोक दिया था। कुछ पर्यटकों ने कारण पूछने का इरादा किया था, लेकिन वे अंगरक्षक के चेहरे की बनावट से डर गए। वे सिर हिलाने के अलावा बिना कुछ कहे चले गए। ये दृश्य तब तक जारी रहा जब तक 5 आदमी सामने नहीं आ गए, जिनमें से 2 अधेड़ उम्र के थे और बाकी 3 शांत चेहरे वाले युवा थे। क्रॉसिंग पर अंगरक्षकों ने उन्हें रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। हालांकि जैसे ही नेता ने अपना हाथ उठाया, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके हाथ पर बहुत अधिक बल है। उसी समय उसके सामने चपटा बाल कटवाने वाला अधेड़ उम्र का आदमी उसे घूर रहा था। हिस, नेता झट से पीछे हटे और उस आदमी को प्रणाम किया। कृपया इस तरफ से। 5 आदमी शांति से आगे बढ़े और फिर उनमें से 2 ने कहा, क्या वे दोनों स्वामी संघर्ष में शामिल होंगे? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका संघर्ष कितना प्रभावशाली है और यह संभावना है कि उन 2 आकाओं के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। गु डोंगलाई, वह बहुत मजबूत है। हालांकि वह अभी तक दिव्य क्षेत्र के चरण तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वह अपने फायर ब्लेड की मदद से ताकत में दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से भी बेहतर है। अग्रणी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहाड़ की ओर देखा और आह भरी। लेकिन निर्दयी झांग ने नॉर्थ टाइगर गाई जिंगकोंग को दबा दिया है, जिसके पास ड्रैगन टाइगर भाला एक दिव्य हथियार था। और मुझे डर है कि झांग हानयांग के लड़ाई जीतने की अधिक संभावना है, लेकिन हो सकता है कि वे संघर्ष में बिल्कुल भी शामिल न हों। आवश्यक रूप से नहीं, एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। गु डोंगलाई एक स्थानीय तानाशाह है और वह अपने क्षेत्र में ऐसे प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हाँ, चपटे बाल कटवाने वाले उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने व्यंग्य किया।
वह गु डोंगलाई पर व्यंग्य कर रहा था। गु डोंगलाई को कुछ मार्शल कलाकारों द्वारा सम्मान दिया गया था क्योंकि विश्वव्यापी बंद था और दिव्य क्षेत्र के मंच पर कुछ स्वामी थे जो गु डोंगलाई को आसानी से हरा सकते थे। इसे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, जब बाघ पहाड़ से दूर होता है तो बंदर खुद को राजा घोषित करता है। सबसे पहले गु डोंगलाई ने बहुत कुछ करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वर्ल्ड बंद होने के बाद वह और अधिक दबंग हो गया। उसके कारण बहुत से लोग पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसे भड़काने का साहस नहीं किया। पांचों का आगमन एक शुरुआत जैसा लग रहा था। जल्द ही जो अकेले थे 2 या 3 और 7 या 8 की संख्या में एक के बाद एक माउंट डोंगशेंग पर गए। उन्हें मार्शल आर्ट की दुनिया में युवा पीढ़ी के बीच उस प्रतिस्पर्धा की खबर भी मिली। हालांकि समाचार को विशेष रूप से विज्ञापित नहीं किया गया था, इसलिए यह व्यापक रूप से नहीं फैला और बहुत से लोग नहीं थे जो इसके बारे में जानते थे। पहाड़ पर 50 से 60 लोग ही गए थे। उनमें से 80% मार्शल कलाकार थे, जबकि बाकी मुख्य रूप से सामान्य लोग थे जो युद्ध देखने के लिए मार्शल कलाकारों का अनुसरण करते थे। उन्हें पहाड़ी मंच पर युद्ध देखने के लिए पहले से ही एक उपयुक्त स्थान मिल गया था और वे धीमी आवाज में इसके बारे में बात करने लगे। अचानक किसी ने भीड़ में उत्साह से चिल्लाया, दूसरा चाइल्ड निंग आ रहा है। उसके पास का आदमी लुओ फैंग है, जो ग्रैंड मास्टर गो का पहला शिष्य है ना? चूंकि लुओ फैंग यहाँ है, मुझे यकीन है कि ग्रैंड मास्टर गो ने पहले ही इसके बारे में सुन लिया है। देखो और इंतजार करो। उनके पीछे का आदमी निंग जियाओटियन है। वह अधिक अहंकारी है और ऐसा लगता है कि यह झगड़ा उसी के कारण हुआ है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मंच के किनारे पर बैठे लोगों की चर्चा सुनकर जो नीचे के दृश्यों को देख रहे थे, अंदर के लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि उस दिन कितने लोग आए थे। जल्द ही निंग जानकी और उसके लोग पहाड़ पर चढ़ गए। उनके आने से मंच पर चर्चा कम हो गई। वे अभी तक नहीं आए, क्या वे मुझसे डरते हैं? निंग जियाओटियन ने चारों ओर देखा और जोर से पूछा। यह अभी नियत समय नहीं है, आइए उनका इंतजार करें। लुओ फैंग ने भौहें सिकोड़ ली और निंग जियाओटियन की ओर देखा। एक विनम्र और नम्र व्यक्ति के रूप में वह अहंकारी निंग जियाओटियन को पसंद नहीं करते थे। भाई लुओ की बातें सुनकर निंग जियाओटियन अपने दोस्तों के साथ चुपचाप पीछे हट गया, इससे पहले कि निंग जानकी उसे डांट सके। निंग जानकी आगामी प्रतियोगिता के कारण उत्साहित थी। 3 मिनट शेष रहने के बाद भी उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं देखा। निंग जानकी का चेहरा काला पड़ गया। आप इस नियुक्ति को बनाए रखने में विफल क्यों रहे? मैं अपनी कृपाण के साथ आपका इंतजार कर रहा हूँ। 1 मिनट बाद मंच के किनारे से हल्की सी चीख सुनाई दी। लोगों का एक और समूह आ रहा है। क्या ये वे हैं? हालांकि मुझे नहीं पता कि वे कैसे दिखते हैं, लोगों का ये समूह शक्तिशाली प्रतीत होता है। यह उन्हें होना चाहिए। सबके देखते देखते 10 से अधिक लोगों का समूह उनकी ओर बढ़ गया। जब उन्होंने मंच पर पहला कदम रखा, हंसना, चपटा करना। निंग जानकी ने तीखी नजरों से उनका स्वागत किया। लुओ फोन को छोड़कर जो लोगों के समूह को देख रहा था, ध्यान से वांग मिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके अधिकांश मार्शल भाइयों के चेहरे पर उसके जैसे ही भाव थे। वह एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर भी हैं। मुझे आश्चर्य है, क्या वह झांग हानयान के अनुरोध पर आए थे? दोनों लोगों की नजरें मिली और मैदान पर माहौल अचानक थोड़ा गंभीर ठंडा हो गया, यहाँ तक कि तापमान भी कई डिग्री गिरता हुआ लग रहा था। वे यहाँ आने के लिए काफी बहादुर हैं। निंग जानकी मुस्कुराई। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, आहू ने निंग जानकी पर व्यंग्य किया। पिछली कॉल से वह भड़क गया था, वह अपने कष्टों का बदला लेना चाहता था। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद कई लोग डर के मारे हौंफने लगे। अभी माहौल बहुत तनावपूर्ण है, बाद में क्या होगा? निंग जानकी का चेहरा भी काला पड़ गया। वह सोच रहा था कि आहू को कैसे मारा जाए। क्या कहा आपने? तुम? निंग जियाओटियन ने अपना चेहरा बदला और आहू को कोसना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, झाओ फैंग ने अपनी भौहें उठाई और अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसकी हथेली में एक पत्थर दिखाई दिया। हुश! उसने निंग जियाओटियन पर पत्थर फेंका, जो प्रकाश जितनी तेज गति से घूम रहा था। बाद वाले के पास आश्चर्य से अपना मुंह खोलने के अलावा प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। यदि वह अकेला होता तो पत्थर उसके सिर से टूट जाता। सौभाग्य से ग्रैंड मास्टर लुओ उसके पास खड़े थे। पत्थर को देखकर लुओ फैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। पत्थर हवा में ही फट गया। लुओ फैंग ने भौहें चढ़ा ली और अप्रसन्नता से कहा, किसी सामान्य व्यक्ति पर हमला करना आपके लिए विनम्र बात नहीं है। हाँ, झाओ फैंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और निंग जियाओटियन की ओर उदासीनता से देखा। अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। झाओ फैंग उन लोगों को स्थापित करते थे जो हक्की थे और हमेशा चिल्लाते थे। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि उन्हें निंग जियाओटियन ने दूसरे दिन कहा था कि उनकी याद दिलाई गई थी। इसलिए उसने किसी भी तरह से सीधे निंग जियाओटियन पर हमला किया। वह इस हमले से उस आदमी को चेतावनी देना चाहती थी। झाओ फैंग को पता था कि अगर उसका मालिक वहां होता है तो उसने ऐसे शब्द सुनने के तुरंत बाद निंग जियाओटियन को मार डाला। झाओ फैंग के राक्षस से निंग झांकी और उनके लोग भड़क गए। जहां तक जियाओटियन की बात है, वह झाओ फैंग की दृष्टि से अचंभित रह गया था और वह अपनी बातों से लड़ाई की हिम्मत नहीं करता है। लुओ फैंग, जिन्होंने अभी अभी झाओ फैंग के हमलों को दोहराया था, ने बन्हे चैडलिन और झाओ फैंग की ओर अपने परस्पर संबंध बनाए। इसे ज्यादा मत करो, युवा आदमी। क्या तुम भूल नहीं रहे हो कि तुम क्यों हो? क्या मैं कहाँ हूँ? क्या ये लाइन हाई सिटी नहीं है? झाओ फैंग ने शांति से उत्तर दिया। ये लाइन है, लेकिन लुओ फैंग का चेहरा काला पड़ गया। ये लाइन शहर में है जिसमें गु परिवार रहता है और हम सभी ग्रैंड मास्टर गु के शिष्य हैं। हालांकि आप एक ड्रैगन हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में व्यवहार करें। कौन ज्यादा घमंडी है, मैं या गरीब आदमी? आप इसे बेहतर जानते हैं। झाओ फैंग हंसे। उनकी बातचीत से अन्य दर्शक और अधिक भयभीत हो गए। आसपास के लोग भी हड़बड़ी में पीछे की ओर हट गए। डर था कि जैसे ही वे चलेंगे तो दोनों ग्रुप अचानक लड़ेंगे। पीछे हटते समय उनमें से कुछ ने भावुक होकर आह भरी। यह एक लड़ाई बन गई। मुझे उम्मीद थी कि यह एक वास्तविक प्रतियोगिता होगी। क्या जांग हनुन के आदमी और गु डोंगलाई के शिष्य की लड़ाई झांग हन्यांग और गु डोंगलाई की लड़ाई में बदल जाएगी? अगर वे इस संघर्ष में शामिल होंगे तो पूरा लिनहाई आश्चर्यचकित हो जाएगा। हो सकता है कि वे इसमें शामिल न हो, लेकिन मुझे डर है कि इन दो विचारधाराओं में मार्शल आर्ट युद्ध वाली है। कौन अधिक शक्तिशाली है? व्यावसायीकरण में मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर्स और क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स दोनों हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब अन्य लोग चर्चा कर रहे थे तो निंग झांकी का चेहरा काला पड़ गया और उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि आप इतने बहादुर क्यों हैं? हमें इस जगह पर उकसा रहे हैं। आप लाइन हाई सिटी में जीवित नहीं रहना चाहते, ठीक है?
निंग झांकी के मार्शल जवानों ने अचरज आइए इन प्यारे लोगों को सबक सिखाया। लुओ फैंग ने झाओ फैंग की आंखों में देखा और धीरे से कहा, युवा आदमी, इससे पहले कि मैं नाराज हो जाऊं, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा ही तुम जांग हयान के लिए काम कर रहे हो। मार्शल कलाकारों के दो समूहों में आम लोगों की तरह तरह की झड़पें हो रही थी, लेकिन हर शब्द के साथ अलग अलग क्यूई थी और अधिक साम्यवादी लग रही थी। वांग मिंग, जो पास खड़ा था, अधीर था और वह अपना हाथ लहराया। प्रतियोगिता का होस्ट कौन है? आप सब क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, हम यहाँ झगड़ने के लिए नहीं आए हैं। प्रतियोगिता शुरू होने का समय हो गया है, नहीं तो हम सब घर वापस चले जाएंगे। वांग मिंग ने लुओ फैंग पर एक नजरिया और फिर जारी किया, आप सभी जोर जोर से बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, आपके नेता कौन है? ठीक है, लुओ फैंग ने ये दिखाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाया कि वह मेजबान है, हम बकवास बात नहीं करना चाहते हैं, आइए लड़ना शुरू करें जैसा कि आप चाहते हैं। हम सभी मार्शल कलाकारों के लिए युद्ध नियमों को जानते हैं, इसलिए मैं उनका परिचय नहीं दूंगा। अब चलिए शुरू करते हैं। हंसना, चपटा करना, चपटा करना। सभी की निगाहों के नीचे दोनों पक्षों के अधिकांश लोग पीछे हट गए और मंच के किनारे पर रुक गए और निंग झांकी और आहू के लिए 60 या 70 मीटर के व्यास वाला एक युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया। उनके बीच 20 मीटर की दूरी थी। अगर इस लड़ाई में कोई मारता है तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। अब आप शुरू कर सकते हैं। मंच पर मौजूद सभी लोगों ने लुओ फैंग की बातें सुनी। वह ऐसा कहने को तैयार नहीं था, लेकिन वह झाओ फैंग से नाराज था और उसने सख्त होने का फैसला किया। अगर वे इतने अहंकारी नहीं होते तो मैंने अपने मार्शल भाई से उसे छोड़ने के लिए कहा होता। अब यह अनावश्यक लगता है, लुओ फैंग ने सोचा। इस बार उन्होंने निंग झांकी को आहू को चुनौती देने से रोकने के बजाय निंग झांकी को सुझाव दिया कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जान न बख्शे, भले ही वह आदमी झांग हानयान के लिए काम कर रहा हो। फिलहाल लुओ फैंग भूल गया कि यह निंग जियाओटियन ही था जिसने उनके लिए इतनी परेशानी खड़ी की थी। उनके लिए अपने पक्ष के प्रति पक्षपाती होना उचित था। इस तरह से बहुत सी चीजें विकसित हुईं। जब लुओ फैंग निंग झांकी को सुझाव दे रहा था तो न तो झाओ फैंग और न ही वांग मिंग ने आहू को सलाह दी कि उसे युद्ध में क्या करना चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि झांग हान के पवित्र स्तरीय हथियार की मदद से आहू कितना शक्तिशाली होगा। आहू निश्चित रूप से लड़ाई जीतेगा जब तक कि निंग झांकी के पास दो पवित्र स्तरीय हथियार भी न हो, जो संभव नहीं था। झाओ फैंग ने व्यंग्य किया। निंग झांकी भी उपहास कर रही थी। जब वह कुछ कहने ही वाला था, उसने पीछे से किसी को चिल्लाते हुए सुना, आओ दूसरे भाई, इसे मार डालो। निंग जियाओटियन के कई लोगों ने उनकी बात दोहराते हुए कहा, उन लोगों को अपनी ताकत दिखाओ। एक बेचारे अंगरक्षक की इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निंग झांकी के हाथ में एक तांग तलवार दिखाई दी और उसने धीरे से उसे म्यान से खींच लिया। बजना, धातु के घर्षण की आवाजें हर किसी के दिमाग में गूंजती दिख रही थी। निंग झांकी ने धीरे से कहा, कृपान को तांग थॉर्न कहा जाता है। हालांकि यह सिर्फ एक गहन श्रेणी का हथियार है, मैं पिछले कई वर्षों से कृपान कौशल का अभ्यास करने और अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ने के लिए इसका उपयोग कर रहा हूं। ये 5 क्यू स्ट्रेंथ मास्टर्स के खून से रंगा हुआ है और आप छठे होंगे। धिक्कार है, ये बहुत भयावह है। आहू चिल्लाया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक उसके हाथ में 2 मीटर लंबी काली लोहे की छड़ी दिखाई दी और उसने उसी समय जोर से कहा, यह सिर्फ एक साधारण लोहे की छड़ी है जो 1 वर्ष से अधिक समय से मेरे साथ है और कई राजघरानों को हराने में मेरी मदद की है। तुम मेरे द्वारा मारे गए 11वें मार्शल आर्टिस्ट होगे और मैं तुम्हें बताना भूल गया। इस लोहे की छड़ी का नाम कुत्ते की पिटाई है और सभी कुत्ते इससे डरते हैं। झाओ फैंग असहाय महसूस करते हुए आहू के शब्दों से खुश थे। वांग मिंग के मुंह के कोने में मरोड़ थी। यहाँ तक कि लुओ फैंग की आंखें भी कुछ समय के लिए हिलना बंद नहीं कर सकी, क्योंकि उन्हें पता था कि घमंडी निंग झांकी उस टिप्पणी से क्रोधित हो जाएंगे, जैसी कि उसे उम्मीद थी। सबकी निगाहों में निंग झांकी का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने अपनी लंबी कृपान खींची। आपने जो कहा उसके लिए आप भुगतान करेंगे। फिर निंग झांकी बिना किसी हिचकिचाहट के आहू की ओर बढ़ी। आहू ने लोहे की छड़ी को क्षैतिज रूप से अपने सामने रखा, उसने छड़ी के किनारे को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा और भाले की चाल से छड़ी को सीधे आगे की ओर मारा। हालांकि यह चाल शक्तिशाली लग रही थी, उसका कौशल गाई जिंगकोंग के ड्रैगन टाइगर स्टेप से कहीं अधिक खराब था। ऐसा ताकत में अंतर के कारण नहीं, बल्कि हथियारों के बारे में उनकी अलग अलग समझ के कारण था। इसके अलावा आहू सिर्फ लोहे की छड़ी के साथ एक चाल खेलना चाहता था। भाड़ में जाओ, निंग झांकी ने अपनी कृपान से लोहे की छड़ी को अवरुद्ध कर दिया। बजना, कृपान और छड़ी के बीच टक्कर की प्रक्रिया में गुणवत्ता में अंतर के कारण तांग तलवार ने लोहे की छड़ी पर गहरा निशान छोड़ दिया। आहू की लोहे की छड़ी पर दाहिनी ओर से कृपान द्वारा हमला किए जाने के बाद उसने ऊपर बाईं ओर से निंग झांकी पर छड़ी को तोड़ने का अवसर लिया। निंग झांकी के बल की मदद से आहू की लोहे की छड़ी इतनी भारी हो गई थी कि अगर कोई कार भी होती तो वह आहू से आधी में विभाजित हो जाती। लोहे की छड़ी भिनभिनाती आवाज करती हुई हवा में उड़ गई। निंग झांकी ने सीधे हमले को नहीं रोकने का फैसला किया। इसके बजाय वह अपने दाहिने हाथ में कृपान के साथ एक तरफ चला गया और फिर छड़ी को उसके मूल मार्ग से भटकने देने के लिए काट दिया। उसी समय निंग झांकी ने अपने बल को नियंत्रित किया और आधा मीटर ऊंची छलांग लगाई। निंग झांकी का दाहिना हाथ ऊपर बाईं ओर बढ़ा और पीछे से लंबी कृपान को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी चाल और भी तेज हो गई। आहू तेजी से 2 मीटर पीछे हट गया। उसी समय उसने छड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ से निंग झांकी की ओर घुमाना चाहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि निंग झांकी इतनी जल्दी अपनी चाल बदल देगी। निंग झांकी की लंबी कृपान अचानक रुक गई और फिर आहू की छाती की ओर बढ़ी। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि आहू ने उसे गंभीरता से देखा। ऐसा लग रहा था कि सेकंड चाइल्ड निंग वास्तव में एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट था। तांग तलवार का सामना करते हुए आहू जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि निंग झांकी ने तुरंत अपनी तांग तलवार उठाई और अपने हमले से बचने के लिए आहू को पीछे झुकने के लिए मजबूर किया। इससे पहले कि आहू जवाबी हमला कर पाता, टैंग तलवार हवा में घूम गई और फिर से नीचे की ओर उस पर झपट पड़ी। कृपान इतनी तेजी से चल रहा था कि आहू के पास इसका विरोध करने के लिए कम समय था। आहू का शरीर फिर पीछे की ओर झुक गया। साथ ही उसने दोनों हाथों से छड़ी पकड़ ली और कृपान का प्रतिरोध करने के लिए उसे ऊपर उठा लिया। बजना, एक जोरदार धातु दुर्घटना हुई। हर किसी की घबराहट भरी निगाहों के नीचे दरार। आहू की लोहे की छड़ी बीच से 2 भागों में विभाजित हो गई, जबकि तांग तलवार अभी भी आहू की छाती की ओर बढ़ रही थी। आहू का चेहरा बदल गया लेकिन वह शांत रहा। उसका शरीर दाहिनी ओर खींच गया, जिससे एक अजीब सा इशारा हुआ और फिर वह मेढक की तरह अपनी पीठ पर 3 मीटर तक उछल गया। आहू के खिलाफ अपना हमला जारी रखने के बजाय निंग झांकी ने अपनी कृपान रोक दी और व्यंग्य किया।
तुम मेरी अपेक्षा से कमजोर हो। तुम्हें मारने में मुझे केवल 3 बार लगेंगे। खड़खड़ाहट। निंग झांकी की बातों से कई दर्शक हैरान रह गए और वे इसके बारे में चर्चा करने लगे। दूसरा चाइल्ड निंग इतना शक्तिशाली है कि उसने इस आदमी को कुछ ही चालों में हरा दिया। बेशक वह ग्रैंड मास्टर गु का अंतिम शिष्य है, इसलिए वह अपनी सभी कृपाण कौशल सीख रहा है। वह उसी स्तर के लोगों में से एक होनहार युवक है। जब अन्य लोग बात कर रहे थे, लुओ फैंग और निंग जियाओटियन ने भी कुछ विचारों का आदान प्रदान किया। आपने इसे देखा था, मेरा दूसरा भाई एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट है। उस आदमी को आज मार डालना है। निंग जियाओटियन ने आहू पर भयंकर दृष्टि डाली। उनके अनुयायी उन्हें दोहराने लगे, यहाँ तक कि लुओ फैंग ने भी अपना सिर हिलाया। अगर आहू ने अपने सभी तरीके और कौशल दिखाए तो जूनियर ब्रदर निंग उसे 3 चालों के भीतर मार डालेगा। 2 चालें काफी हैं। यदि वह विंड ब्लेड का उपयोग करता है तो उसे केवल 1 चाल की आवश्यकता होगी। अन्य 2 बड़े मार्शल भाइयों ने भी अपने अपने अनुमान लगाए। यहाँ तक कि 80% दर्शकों ने भी यही विचार व्यक्त किया। उनका मानना था कि निंग झांकी की ताकत आहू से कहीं अधिक थी। हालांकि दूसरी तरफ झाओ फैंग और वांग मिंग आहू के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। लुओ फैंग ने उन पर नजर रखी, इसलिए उसे लगा कि यह अजीब है। उनके साथ क्या मामला है? क्या उन्हें अपने साथियों की सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? जहां तक आहू का सवाल है, वह दर्शकों की चर्चाओं से नाराज तो था, लेकिन खुश भी हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने निंग झांकी की ओर देखा और कहा, 3 चालों के भीतर मुझे मारने में सक्षम हो। तुम शेख ही बघाड़ने में सचमुच बहुत अच्छे हो। बेहतर होगा कि आप उन्हें सेकंड चाइल्ड निंग के बजाय 3 मूव्स निंग कहें। निंग झांकी उबल रही थी। निंग परिवार के दूसरे युवा मास्टर और गु डोंगलाई के शिष्य के रूप में उन्होंने पहले कभी इस तरह झगड़ा नहीं किया था। आहू ने कई वर्षों तक भूमिगत दुनिया में संघर्ष किया था और विभिन्न प्रकार के लोगों से कई विशेष कौशल सीखे थे जो निंग झांकी द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सके। मैं तुम्हें मार डालूंगा। निंग झांकी फिर से हाथ में कृपाण लेकर आहू पर झपटा। इस बार आहू ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने दोनों हाथों में 2 छोटी छड़ियों के साथ निंग झांकी के हमले का सामना किया। साथ ही उसने उन तरीकों और युद्ध कौशलों का उपयोग करना शुरू कर दिया जो झांग हान ने उसे सिखाए थे। उन्होंने उन कौशलों और तरीकों को संयोजित किया जिससे उनकी हरकतें अधिक परिवर्तनशील और हमले का कोण अधिक अप्रत्याशित हो गया। 10 सेकंड बाद निंग झांकी का चेहरा बदल गया। भाई लुओ और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। क्या चल रहा है? वे आहू के प्रदर्शन से हैरान थे। सबसे पहले आहू की चाल शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन वह उनकी नजर में हाथी की तरह अनाड़ी था। फिलहाल उनके द्वारा किए गए सीरीज मूव्स पानी में तैरती मछली की तरह थे। वह अपनी चालों को तेज और फिर धीमा करता रहा, जिससे वे अप्रत्याशित हो गईं। धत्तेरी की, क्यों? वह अचानक इतना लचीला कैसे हो गया? आहू के खिलाफ लड़ाई में निंग झांकी को धीरे धीरे घबराहट होने लगी और वह आहू के हाथापाई हमले को रोकने के लिए तेज गति से अपनी कृपाण लहराते हुए पीछे हटता रहा। हालांकि उसे अभी तक आहू को छूना बाकी था, वह बस अपनी 2 छोटी छड़ियों का विरोध कर सकता था। आहू के बदलाव से निंग झांकी हैरान और नाराज थी। आहू के प्रदर्शन से आसपास मौजूद दर्शक भी आश्चर्यचकित रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सेकंड चाइल्ड निंग को चुनौती देने का साहस किया। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट हैं। जब वह पूरी छड़ी का उपयोग कर रहा था तो उसे निंग झांकी द्वारा दबा दिया गया था। अब उनकी लंबी छड़ी टूटने के बाद उन्होंने पासा पूरी तरह से पलट दिया है। ऐसा लगता है कि वह छड़ी का उपयोग करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना? नहीं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जो पहले 5 लोगों में सबसे आगे था, धीरे धीरे बोलते हुए और गंभीर चेहरा रखते हुए कहा। मिंग मैंग सिक्योरिटी का वह आदमी छड़ी कौशल में माहिर नहीं है। इसके बजाय वह करीबी क्वार्टरों में लड़ने में अच्छा है, जैसा कि वह भी कर रहा है, लेकिन शुरुआत में उसके कौशल लोहे की छड़ी की लंबाई तक सीमित थे। क्या आपने उसकी मुद्राएं, क्रियाएं और आक्रमण के कोण देखे हैं? वे बहुत स्वाभाविक लगते हैं। उसे अपनी चालों को नियंत्रित करने में अच्छा होना चाहिए। हाँ, चपटे बाल कटवाने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। लेकिन ये सभी तरीके और कौशल उसे केवल साथ ही लाभ देते हैं, वे निंग झांकी को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक निंग झांकी उससे छुटकारा पाने और ग्रैंड मास्टर गु की चालों का उपयोग करने में सफल हो जाती है, स्थिति जल्द ही उलट जाएगी। उन 2 अधेड़ उम्र के व्यक्तियों को छोड़कर अधिकांश दर्शक दोनों सेनानियों को चमकती आंखों और प्रशंसा से देख रहे थे। उपस्थित लगभग 90% मार्शल कलाकार स्वर्ग मंच मास्टर स्तर से नीचे थे और उनमें से अधिकांश अभी तक क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर स्तर तक भी नहीं पहुंचे थे। केवल चपटे बाल कटवाने वाला पहला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ही ग्रैंड मास्टर के रूप में गिना जा सकता था। दरअसल वहां बहुत सारे दर्शक मौजूद नहीं थे, उनमें से अधिकांश निम्न स्तर के मार्शल कलाकार थे। इसलिए वे सभी 2 सेनानियों के चमकदार प्रदर्शन से दंग रह गए। दूसरी ओर झाओ फैंग ने आहू की ओर सिर हिलाया, जो अपनी लड़ाई का आनंद ले रहा था। उसने कुछ महीने पहले की तुलना में अधिक प्रगति की है। ऐसा भी लगता है कि उन्होंने इस दौरान नियमित रूप से अभ्यास किया है। जब तक वे शरीर शोधन के तरीकों का अभ्यास करते रहेंगे, उनके शारीरिक गुणों में लगातार सुधार होता रहेगा। जब तक वे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर चरण तक नहीं पहुंच जाते, सुधार की गति धीमी नहीं होगी। आहू एक प्रतिभाशाली युवक है। वांग मिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। आप सभी को मार्शल आर्ट की अच्छी समझ है और आप तेजी से प्रगति कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सब हमारे गुरु की मदद का धन्यवाद है। अन्यथा हम अभी तक मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा मत कहो, क्योंकि हम सभी को हान से लाभ मिला है। वांग मिंग ने अपने होठों को मोड़ा और जारी रखा, अगर हान की सहायता नहीं होती तो मैं हेवन स्टेज पर ही रुक जाता। झाओ फैंग मुस्कुराई क्योंकि वांग मिंग ने जो कहा वह सच था। लेंग यू ने कहा, हमारा बॉस सबसे अच्छा है। लेंग यू झांग हान की बहुत प्रशंसा करते थे और उन्हें एक अमर और भाई मानते थे। हालांकि वह मजबूत और सर्वशक्तिमान भी था, फिर भी वह बेहद मिलनसार था। वांग मिंग ने लेंग यू से सहमत होने के लिए सिर हिलाया। वह एक राक्षस की तरह है। मैंने पहले किसी को इतना प्रतिभाशाली नहीं देखा। झांग हान अमरता की गोलियां बनाने, व्यू रचना करने और विभिन्न प्रकार के तरीकों और अनगिनत तुरुप के पत्तों से अपने दुश्मनों को हराने में अच्छा था। वांग मिंग सहित सभी सुरक्षा समूह के सदस्यों और वांग परिवार के सदस्यों ने झांग हान की प्रशंसा की। अचानक वांग मिंग ने बोलना बंद कर दिया और अपना ध्यान युद्ध के मैदान की ओर कर लिया। आहू मुसीबत में पड़ जाएगा। झाओ फैंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और दोनों सेनानियों को ध्यान से देखा। उसने कुछ रोमांचक देखा। आहू आगे बढ़ा और जल्द ही नीचे बैठ गया, इससे पहले कि निंग झांकी का ब्लेड उस तक पहुंच पाता। उसी समय उसने अपने हाथ में 2 छड़ियां पार की और उन्हें निंग झांकी के पैरों पर आगे घुमाया। तुम्हें मूर्ख बनाया गया है।
निंग जानकी मुस्कुराया और अचानक अपनी तांग तलवार को लंबवत घुमा दिया, जो आहू की दाहिनी बांह की ओर गिरी। ब्लेड पर टिमटिमाती रोशनी ने उस पल सभी की पुतलियों को थोड़ा सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। निंग जानकी को ये कदम उठाने का मौका मिलने से पहले लंबे समय तक आहू के हमलों को सहन करना पड़ा था। उसे यकीन था कि वह अपनी चाल से आहू का दाहिना हाथ काट देगा। मुझे चकमा देने की जरूरत नहीं है। आहू ने निंग जानकी को घूर कर देखा। अपने दाहिने हाथ को हिलाए बिना आहू ने अपने बाएं हाथ की छोटी छड़ी को ऊपर की ओर घुमाकर निंग जानकी के क्रॉच पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आहू हताश था और उसने अपने शरीर के अंग को निंग जानकी के अंग से बदलने का फैसला किया। इस तरह दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। उस समय कई लोगों को अपनी पीठ और जांघों पर ठंड महसूस हुई। यहाँ तक कि निंग जानकी का चेहरा भी काला पड़ गया। क्या तुम पागल हो? बेशक उसने अपने महत्वपूर्ण शरीर के हिस्से को नुकसान की अनुमति या स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वह केवल 5 मीटर पीछे हटकर और आहू को गुस्से से देखकर ही हमला छोड़ सकता था। हाँ, आहू दोनों हाथों में छोटी छड़ियां लेकर धीरे धीरे खड़ा हुआ और उपहास किया। क्या आप मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर स्टेज के करीब हैं? तुम इतने कमजोर क्यों हो? मैं अभी अभी स्वर्ग की अवस्था में पहुंचा हूं और मेरे लिए तुम्हें हराना आसान है। आप शेख ही बघाड़ने में सचमुच बहुत अच्छे हैं। आप, निंग जानकी ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और बहुत जोर से अपना सिर हिलाया। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी जान बख्शने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। उसके बाद निंग जानकी ने अपनी तांग तलवार एक तरफ फेंक दी। कृपाण की नोक जमीन में धंसी हुई थी और कृपाण का अधिकांश शरीर उजागर हो गया था। स्विश, उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। अचानक एक विशाल लंबी कृपाण प्रकट हुई। ये राजसी दिखने वाली और पिछली टैंक तलवार से कई गुना चौड़ी थी। उपस्थित लोगों में से कई आश्चर्यचकित थे, जिनमें चपटे बाल कटवाने वाला वह ग्रैंड मास्टर भी शामिल था। आत्मा को दबाने वाली 9 रिंग्स कृपाण, ग्रैंड मास्टर लुओ का हथियार। हे भगवान, आत्मा को दबाने वाली 9 रिंग्स सेबर लड़ाई के अंत का प्रतीक होगी। कई दर्शक इस पर चर्चा करने लगे। दूसरी ओर वांग मिंग और झाओ फैंग अभी भी शांत रहे। झाओ फैंग ने उदासीनता से कहा, अगर वह अपने हथियार को बदलकर लड़ाई जीतने की कोशिश करता है, तो मैं उसकी तांग तलवार द्वारा किए गए उसके तरीकों और कौशल को देखना पसंद करूंगा। यदि निंग जानकी ने अपने हथियार बदले बिना युद्ध जीत लिया होता, या कम से कम आहू को अपने स्वर्ण कवच को बुलाने के लिए मजबूर किया होता, तो निंग जानकी की एक नायक के रूप में प्रशंसा की गई होती। तथापि मार्शल आर्ट की भावना को समझने के लिए वह अभी बहुत छोटा है। झाओ फैंग ने थोड़ा अपना सिर हिलाया। वांग मिंग और अन्य लोगों का भी मानना था कि लड़ाई समाप्त हो जाएगी। तीसरे चरण का आत्मा खजाना आहू के लिए ज्यादा परेशानी का कारण नहीं बनेगा। लेकिन निंग जानकी को यह पता नहीं था। यह विश्वास करते हुए कि वह लड़ाई जीतना निश्चित है, निंग जानकी ने अपने हाथ में आत्मा को दबाने वाले 9 रिंग्स सेबर को थोड़ा हिलाया और ब्लेड से टकराने वाले लोहे के छल्ले की तेज आवाज का आनंद लिया। मैं ग्रैंड मास्टर गु का अंतिम शिष्य हूं, जबकि आप केवल एक अंगरक्षक हैं जो मुझसे बात करने के लिए अयोग्य हैं। निंग जानकी नाराज थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में आप जैसा हरा भरा हाथ, मैं आपको केवल एक चाल से मार डालूंगा। हुश, ऐसा कहने के बाद निंग जानकी ने अपने हाथ में लंबी कृपाण लहराई और हवा में अपनी बाईं और दाईं ओर 2 घेरे बनाए। निंग जानकी के शरीर के चारों ओर एक हल्का सुनहरा पैटर्न बन गया था। निंग जानकी ने अपना हथियार अपने सिर के ऊपर उठाया और दहाड़ते हुए कहा, विंड ब्लेड। जैसे ही उसने आहू पर कृपाण से प्रहार किया, ब्लेड के चारों ओर की सारी सुनहरी रोशनी उसकी आध्यात्मिक शक्ति का अनुसरण करते हुए आगे की ओर बहने लगी, जो हवा से उड़ती हुई लहर की तरह लग रही थी। बजना, बजना। उसी समय आत्मा को दबाने वाली 9 रिंग्स सेबर सक्रिय हो गई और 9 लोहे की रिंग्स कृपाण के शरीर पर टकरा गईं, जिससे एक कठोर ध्वनि उत्पन्न हुई। आत्मा के हमलों का पहला दौर ध्वनि के साथ आहू के पास आ रहा था। कई दर्शक डर गए और अपनी सांसें रोक नहीं सके। असली लड़ाई शुरू होती है। दूसरी तरफ लुओ फैंग ने निंग जानकी के नए हथियार को देखकर सिर हिलाया। जूनियर ब्रदर निंग ने चाल को अच्छी तरह से समझ लिया है और यह उसके लिए मेरे 9 रिंग वाले कृपाण से आहू को मारने के लिए पर्याप्त है। कई लोगों ने अपनी निगाहें आहू की ओर घुमाई, जो इस प्रकार स्थिर खड़ा था मानो आत्मा के आक्रमण से स्तब्ध हो। विंड ब्लेड की सुनहरी रोशनी आहू को छूने ही वाली थी। यदि वह हमले से बचने में विफल रहा तो उसे मार दिया जाएगा। क्या उसने अपनी सुरक्षा करना छोड़ दिया? सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। उनकी निगाहों के नीचे वह सुनहरी रोशनी आहू के पास पहुंची। निंग जानकी मुस्कुरा रहा था, अपनी जीत की खुशी मनाने वाला था। हालांकि अगले ही पल बहुत से लोगों ने अविश्वास से अपनी आंखें खोल दी। आहू के शरीर पर चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। खड़खड़ाहट। विंड ब्लेड आहू पर उतरा, लेकिन इसकी आवाज हल्की और धीमी थी। प्रकाश शीघ्र ही बुझ गया। अपनी जगह पर वह आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन कुछ क्षण पहले से कुछ अलग था। गोल्डन कवच का एक सेट दिखाई दिया और आहू को लपेट दिया। एक पवित्र स्तर का स्वर्ण कवच। लुओ फैंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर पूछा, हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा कैसे जारी रख सकते हैं? जहां तक वह देख सकता था, आहू ने कवच निकालने के क्षण से ही युद्ध जीत लिया था। जब वह निंग जानकी से कुछ कहने ही वाला था, उसने उसे दहाड़ते हुए सुना, मैं तुम्हारे कवच को नष्ट कर दूंगा। उसके बाद निंग जानकी आहू की ओर दौड़ी। हालांकि वह 5 कदम आगे बढ़ा और बाद में अचानक रुक गया और 10 कदम पीछे हट गया। उसके शरीर की हरकत के साथ भीड़ से डर के मारे हौंफने की आवाज भी आ रही थी। उनकी निगाहों के नीचे आहू के हाथ में अचानक एक लंबी तलवार दिखाई दी, जिससे वे परिचित नहीं थे। आहू ने अपने दाहिने हाथ में मूठ पकड़ी और खनकती आवाज के साथ लंबी तलवार खींच ली। तलवार के काले शरीर और उसकी रहस्यमयी सांस ने कई लोगों को एक नाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसे लुओ फैंग ने कहा था, जिसका चेहरा काला था। दानव नृत्य तलवार, पवित्र स्तर का हथियार। मैं आ रहा हूं। आहू ने तलवार निकाली और सीधे निंग जानकी पर उसे हमला करना शुरू कर दिया। आहू दानव नृत्य तलवार की उतनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सका जितना वह चाहता था, इसलिए वह निंग जानकी के खिलाफ लड़ता रहा, जो पीछे की ओर कदम बढ़ा रहा था। दूसरी ओर लुओ फैंग हर बार टकराव की नई आवाज सुनकर और अधिक घबरा जाता था। मेरे 9 छल्ले वाले कृपाण को नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसे समय में जब लड़ाई भयंकर होती जा रही थी, यूजू माउंट डोंगशेंग से ज्यादा दूर एक विला क्षेत्र में टर्मेक पर एक हेलीकॉप्टर पर कदम रख रहा था। जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला था तो अचानक उसका चेहरा बदल गया। हा, क्या कोई युद्ध में मेरी दानव नृत्य तलवार का उपयोग कर रहा है? यूजू ने व्यंग्य किया। मैं तुम्हें एक आश्चर्य दूंगा। अचानक वह क्रॉस लेग करके बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके एक आकर्षक इशारा किया। 10 सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली और गोरे गायब हो गए।
बाहर आओ, दानव क्यूई। स्विश। थोड़ी देर बाद यूजू की आंखें वापस सामान्य हो गईं। चलो चलें, उसने कहा। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद उसने माउंट डोंगशेंग की ओर देखा और बुदबुदाया, झांग हानयांग, जब मैं दानव नृत्य तलवार लेने जाऊंगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गुलाम बना लूंगी। माउंट डोंगशेंग के देखने के मंच पर आहू निंग जानकी को दबा रहा था, जो ये जानते हुए भी कि उसके लिए लड़ाई जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, जवाबी हमला करने के लिए सख्त संघर्ष कर रहा था। टकराना। निंग जानकी प्रभाव के बल को सहन नहीं कर सका और जमीन पर गिर गया। आहू ने फिर से अपनी तलवार उठाई और निंग जानकी पर हमला कर दिया। जब निंग जानकी ने अपनी बची हुई ताकत से इसे रोकने की कोशिश की तो लुओ फैंग लड़ाई में शामिल होने और उसे बचाने वाला था। वह जानता था कि जूनियर भाई निंग उन हमलों में से केवल एक का ही विरोध कर सकता था। आश्चर्य की बात है। बजना। जैसा कि सभी ने देखा, दानव नृत्य तलवार ने तेज आवाज करते हुए नाइन रिंग्स सेबर को काट दिया। तथापि खड़खड़ाहट। दानव नृत्य तलवार का काला शरीर अचानक चमक उठा और काले कोहरे का एक गुबार दिखाई दिया, जो हथेली की तरह 5 मीटर व्यास वाले एक चक्र में बदल गया। टकराना। इसने आहू पर तमाचा मारा। धत्तेरी की। आहू अचानक हुए बदलाव से चौंक गया और उसे संकट का आभास हुआ। वह कई मीटर तक पीछे मुड़ने की जल्दी में था और अपने सामने तलवार को घूरता रहा। क्या हुआ? दानव नृत्य तलवार इतनी भयावह क्यों हो गई? आहू स्थिति को समझ नहीं सका। उसने लगातार 7 बार वार करने के इरादे से अपनी तलवार बहुत जोर से नीचे घुमाई। लेकिन पहली हड़ताल के बाद कुछ अप्रत्याशित हुआ। क्या दानव नृत्य तलवार की अपनी चेतना है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे एक पवित्र स्तरीय हथियार माना जाता था। ये कितना आश्चर्यजनक है। आहू ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा चक्कर महसूस किया। उसने सोचा कि पवित्र हथियार बहुत शक्तिशाली था। उपस्थित लोगों में से अधिकांश ने ऐसा ही सोचा। क्या ये पवित्र स्तर के हथियार की शक्ति है? ये बहुत शक्तिशाली है। बस ये सांस मुझे ऐसी ठंडक महसूस कराती है जैसे मैं बर्फ की गुफा में गिर गया हूं। मैं नहीं जानता कि सेकंड चाइल्ड निंग इस कदम का विरोध कर पाएगा या नहीं। ये थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि सेकंड चाइल्ड निंग को मामूली चोट लग जाए। कई लोग चर्चा कर रहे थे। निंग जियाओटियन उनमें से सबसे अधिक घबराया हुआ था। वह काले कोहरे से ढकी युद्धभूमि को देखता रहा। गल्प निगलने के बाद वह बुदबुदाया, मेरा भाई सुरक्षित रहेगा। उसके बगल के 3 दोस्त भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई देखी थी, लेकिन इतनी उच्च स्तरीय लड़ाई उनके लिए पहली बार देखी गई थी। झाओ फैंग और वांग मिंग के लिए वे दोनों आश्चर्यचकित थे। फिर भी उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ भी तो इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। वे सिर्फ ये जानना चाहते थे कि क्या निंग जानकी के साथ कोई दुर्घटना होगी या नहीं, और क्या वह उस कदम को रोक सकता है। लेकिन वांग मिंग आहू की चाल की ताकत से भ्रमित थे। वह पवित्र स्तरीय हथियार अपने आप किसी पर कैसे हमला कर सकता है? ये कितनी अजीब बात है। जबकि आहू की तरफ के लोग चिंतित नहीं थे, दूसरी तरफ कोई इतना घबरा गया था कि उसने अपनी सांसें भी रोक लीं। ये लुओ फैंग था, जो उनकी ओर से सबसे शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर था। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। बाहरी लोगों की नजर में ऐसा लगता था कि बड़े मार्शल भाई लुओ अपने छोटे मार्शल भाई निंग के बारे में बहुत चिंतित थे। पर असल में, जैसे ही आहू ने अपनी लंबी तलवार वापस ली, लुओ फैंग ने कुछ असामान्य सुना। ये धातु के टूटने जैसी हल्की क्लिक ध्वनि थी। क्या यह मेरे 9 रिंग्स सेबर द्वारा बनाया गया था? लुओ फैंग ने अपने हथियार के बारे में चिंता करते हुए डर के मारे अपनी सांसें रोक लीं। साथ ही वह काफी परेशान भी थे। मैंने अपनी पसंदीदा कृपाण दूसरों को क्यों उधार दी? अन्य लोग। हाँ, लुओ फैंग के लिए निंग जानकी अन्य में से एक थी, जिसमें उसके सभी मार्शल भाई भी शामिल थे। लुओ फैंग शांत और विश्वसनीय था, लेकिन वह एक स्वार्थी व्यक्ति था। फिलहाल उसे केवल अपनी आत्मा को दबाने वाली 9 रिंग्स सेबर की परवाह है। जैसे वह घबराकर युद्ध देख रहा था, किनारे से काला कोहरा छंटने लगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। वे जल्द ही सबकी नजरों से ओझल हो गए। उस पल में लुओ फैंग की आंखें लगातार चौड़ी हो रही थीं और तेजी से लाल खून से भर रही थीं। लुओ फैंग ने देखा कि निंग जानकी बिना किसी महत्वपूर्ण लक्षण के जमीन पर पड़ी हुई है। उसके शरीर के बाईं ओर ब्लेड के 3 टुकड़े थे। अपनी दाहिनी ओर उसने अभी भी अपने दाहिने हाथ में कृपाण का हैंडल पकड़ रखा था और उसके हाथ के बगल में ब्लेड के 2 टुकड़े थे। आहू के हमले से आत्मा को दबाने वाला 9 रिंग्स सेबर टूट गया। लुओ फैंग बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पा सका। उस समय अन्य दर्शक डर के मारे हौंफने से बच नहीं सके। क्या निंग जानकी को मार दिया गया? दूसरा चाइल्ड निंग मारा गया। ओह मेरे भगवान, लिनहाई में भूकंप आएगा। ये भयानक है। निंग परिवार अपमान और बेइज्जती को चुपचाप नहीं सहेगा। इसके अलावा गु परिवार निंग परिवार का समर्थक है, इसलिए अगर गुडोंगलाई इसके बारे में कुछ कहते हैं तो वे चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। सेकंड चाइल्ड निंग, अहंकारी प्रतिभा, उस आदमी द्वारा कैसे मारा जा सकता है? कई लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खासकर निंग जियाओटियन। उसने अपनी आंखें और मुंह ऐसे खोला मानो उसका गला फंस गया हो। वह भय के मारे युद्धभूमि की ओर देखता हुआ कुछ न कह सका। अचानक वह चला गया। वह निंग जानकी की स्थिति की जांच करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि पीछे हट रहा था। उसे डर था कि दूसरा पक्ष असंतुष्ट होकर उसकी हत्या कर देगा। वह मरना नहीं चाहता था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बाद युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। देखने के मंच पर कोई आवाज नहीं थी। डॉट। धत्तेरी की। आहू की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और निंग जानकी को ध्यान से देखा। वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? वह गंभीर रूप से घायल है लेकिन अभी भी जीवित है, वांग मिंग ने उनके पास आकर शांति से कहा। मार्शल कलाकार अक्सर प्रतियोगिताओं या लड़ाइयों में मारे जाते थे और उनमें से केवल कुछ ही शांतिपूर्ण मार्शल आर्ट आदान प्रदान को पसंद करते थे। वांग मिंग को आगे बढ़ता देख लुओ फैंग भी निंग जानकी की ओर चल दिया। उसके कई योद्धा भाई घबराकर उसके पीछे हो लिए। आहू ने लड़ाई जीत ली, लुओ फैंग ने घोषणा की। उसने उदास होकर 9 छल्ले वाली कृपाण को देखा और फिर अपने अनुयायियों को आदेश दिया, उसे वापस ले जाओ। हाँ, 3 छोटे मार्शल भाइयों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। निंग जानकी को उठाया जो मुश्किल से सांस ले रहा था, फिर तेजी से पहाड़ की तलहटी में चले गए। उनमें से किसी ने भी टूटे हुए 9 रिंग्स सेबर पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नजर में अगर इसे इस तरह तोड़ा गया होता तो इसका कोई महत्व नहीं था। लुओ फैंग अपने टूटे हुए हथियार को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। वह न केवल आहू से नाराज था, बल्कि निंग जानकी से भी नाराज था। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ उसने 9 रिंग्स सेबर को वापस अपनी स्पेस रिंग में ले लिया और फिर आहू को उदासीनता से देखा। तुम बहुत निर्दयी हो।
लुओ फैंग के रवैये से सामान्य मार्शल कलाकार भयभीत हो सकते हैं, लेकिन आहू लंबे समय तक झांग हान के साथ रहा था और उसने कई शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर्स को देखा था। वह लुओ फैंग से बिल्कुल भी नहीं डरता था। वह बहुत कमजोर था। आहू ने भौहें चढ़ाकर उत्तर दिया। जैसे ही लुओ फैंग आहू के उकसावे से प्रभावित हुआ और उसे सबक सिखाने ही वाला था, वांग मिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा, आपने कहा था कि युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्या आपको याद नहीं है? मैं आपको आपका वादा याद दिलाने के लिए इसे दोहरा सकता हूं। वांग मिंग स्पष्ट रूप से लुओ फैंग को चेतावनी दे रहे थे। उस समय युद्ध देख रहे अन्य लोग कई मीटर तक पीछे हट गए और मैदान की ओर देखने लगे। यदि दो मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स के बीच लड़ाई होती तो वे युद्ध के मैदान के करीब होते तो वे प्रभावित होते। लुओ फैंग की आंखें घूम गईं और फिर झाओ फैंग, लेंग यू और अन्य लोगों की ओर घूम गईं, मानो उन्हें उनकी शक्ल याद आ रही हो। अंततः वह वांग मिंग पर बस गए। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन लिन हाई पर गु परिवार का प्रभुत्व है और गु डोंगलाई निंग जानकी का गुरु है। आप ऐसा करके ग्रैंड मास्टर गु को शर्मिंदा कर रहे हैं। उनकी ये बातें वहां मौजूद कई लोगों को पसंद आईं। ये सच था कि गु परिवार लिन हाई में शीर्ष परिवार था और निंग जानकी गु डोंगलाई का शिष्य था। कहने का तात्पर्य यह था कि आहू ने निंग जानकी को उसके गृहनगर में मारने की कोशिश की थी। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वांग मिंग ने व्यंग्य किया। ये पहली बार है जब मैंने इस तरह के सिद्धांत के बारे में सुना है। हो सकता है कि आप अपना सिद्धांत तब तक कायम रख सके जब तक कि विश्वव्यापी द्वार नहीं खुल जाता, यदि आपको तब तक मूर्ख नहीं माना जाता। हा, लुओ फैंग जोर से हंसा और फिर सिर हिलाया। अच्छा, मैं अपने मालिक को इस बारे में बताऊंगा। मुझे आशा है कि आप लिन हाई को छोड़ने के लिए जीवित रहेंगे। लुओ फैंग ने वांग मिंग और आहू को घूर कर देखा और फिर वह अपने लोगों के साथ चला गया। वांग मिंग कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने अंततः हार मान ली। वह गु डोंगलाई से डरता था और उसे नहीं पता था कि झांग हान अगली संभावित लड़ाई में गु डोंगलाई को हरा सकता है या नहीं। आखिरकार गु डोंगलाई अपनी पागल कृपाण शैली के लिए प्रसिद्ध थे, जो गाई जिंगकोंग से पहले प्रसिद्ध हो गए थे। वांग मिंग ने दुनिया भर में उनकी उपलब्धियों के बारे में बहुत सुना था। निंग जियाओटियन ने लुओ फैंग का पीछा करने और युद्ध के मैदान को छोड़ने के लिए जल्दबाजी की। उन्होंने पहाड़ से नीचे जाने का बीड़ा उठाया। उन्हें जाते हुए देखने के बाद आहू वांग मिंग के पास आया और फुसफुसाया, क्या मैंने फिर से परेशानी खड़ी कर दी है? मैं नहीं जानता कि फिर दानव नृत्य तलवार का क्या हुआ। मैं बस इसे सामान्य तरीके से नीचे की ओर लहराना चाहता था। भले ही तुमने उसे मार डाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मिंग मैंग सिक्योरिटी से हैं और सामाजिक गतिविधियों में मास्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी को भी हमें चुनौती देने की अनुमति नहीं है, झाओ फैंग ने गंभीरता से कहा। जियाओ फेंग समझ में आता है। वांग मिंग ने सिर हिलाया। हम एक ही बल के तहत काम कर रहे हैं। हम हमेशा दूसरों के उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, न ही उन्हें बार बार मौका दे सकते हैं। वे सजा के पात्र होंगे जब तक हम उनके कार्यों का मूल्यांकन करते समय तर्कसंगत बने रहेंगे। जहां तक आज की बात है, यह उनकी गलती थी और आहू काफी सहनशील था। उसने निंग जानकी को घायल करने के बाद उसकी हत्या नहीं की। क्या मैं सहनशील था? आहू ने अपना सिर खुजाया। मैं भी उस हमले को लेकर असमंजस में हूँ। हालांकि निंग जानकी बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी वे उसे कुछ मूल्यवान दवाओं से बचा सकते हैं। लेकिन निंग जानकी की मार्शल आर्ट नींव नष्ट हो जाएगी, इसे फिर से बनाने में उसे काफी समय लगेगा। आइए इसके बारे में बात करना बंद करें और हान को इसकी रिपोर्ट करने के लिए वापस जाएं। उन्हें पता होगा कि इस मामले से कैसे निपटना है। वांग मिंग ने पहाड़ से नीचे जाने का बीड़ा उठाया और उन्होंने रास्ते में लुओ फॉन को तेज गति से जाते देखा। अफसोस, झाओ फैंग ने भावना से आह भरी। मेरे मालिक को ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं आज शाम को उसे इसकी सूचना दूंगा तो वह शायद बस यही कहेगा, मैं देखता हूँ। शायद। वांग मिंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह इसका समाधान निकालेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये बातें करते करते वे पहाड़ से नीचे चले गए। उनके पीछे दसियों मार्शल आर्टिस्ट असमंजस में एक दूसरे को देखते हुए रह गए। वे पहले तो चुप थे और फिर ज्वालामुखी की तरह भड़क उठे। वाह, दूसरा चाइल्ड निंग गंभीर रूप से घायल हो गया। लिन हाई में नंबर 1 परिवार निर्दयी झांग और गु परिवार के बीच संघर्ष। यह आश्चर्यजनक है। उस आदमी ने एक चाल से सेकंड चाइल्ड निंग को लगभग मार डाला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह निर्दयी झांग का आदमी है। झांग हानयान को अपना स्टाफ इतना पसंद आया कि उन्होंने एक अंगरक्षक को 2 पवित्र स्तरीय हथियार दिए। यह अविश्वसनीय है। खूब चर्चा हुई। मूल रूप से शांत देखने वाला मंच एक शोरगुल वाला सब्जी बाजार बन गया। सबसे बाईं ओर खड़ा मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, चपटे बाल कटवाने वाला वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी आश्चर्यचकित था। आहू के पास तब 2 पवित्र स्तर के हथियार थे। अगर मैं आहू का प्रतिद्वंद्वी होता तो मैं भी विरोध करने में असमर्थ होता। आहू, झांग हानयान के आदमी ने दानव नृत्य तलवार से निंग जानकी को बुरी तरह घायल कर दिया। ये खबर जल्द ही लिन हाई में फैल जाएगी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और पहाड़ छोड़ दिया। उन्होंने जो कहा उसे दोहराते हुए कई लोगों ने पहाड़ से नीचे जाते समय अपने दोस्तों को फोन करने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाल लिए। कितने अफसोस की बात है कि तुमने आज युद्ध नहीं देखा। यह अद्भुत था। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर लुओ का 9 रिंग्स सेबर भी टूट गया। लियू, मैंने आज एक अद्भुत युद्ध देखा। निंग परिवार का दूसरा युवा मास्टर लगभग मारा गया था और मुझे डर है कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खबर तेजी से फैल गई। लिन हाई में मार्शल आर्ट की दुनिया बड़ी नहीं थी और सभी बड़े परिवारों और उनके मार्शल कलाकारों को जल्द ही खबर मिल गई। माउंट डोंगलाई, ये लिन हाई के उत्तरी जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित था। खाड़ी के नजदीक एक सुखद दृश्य था। वगु परिवार की जागीर का स्थान था। प्राचीन परिवार का आलीशान आवासीय क्षेत्र पहाड़ की तलहटी में था, जहां कई प्रकार के एकल परिवार विला थे। हालांकि विला क्षेत्र में माउंट डोंगलाई तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, केवल घने जंगल और खड़ी सड़कें थीं। माउंट डोंगलाई वह स्थान था जहां गु परिवार के बुजुर्ग रहते थे। पहाड़ की चोटी पर खाड़ी चट्टान के पास का स्थान एक धन्य क्षेत्र था और वहां आध्यात्मिक क्यूई का घनत्व शहरी क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक था, जिसका उपयोग दैनिक खेती के लिए किया जा सकता था। इसलिए गु डोंगलाई ने वहां एक चतुर्भुज बनाया था और उस स्थान का नाम माउंट डोंगलाई रखा था, जैसे कि यह उसकी निजी संपत्ति थी। पहाड़ की चोटी तक जाने वाली सड़क दक्षिण की ओर थी और कारों को पहाड़ की चोटी तक आधे रास्ते तक चलाया जा सकता था। वहां कुछ मार्शल आर्ट घर भी थे जो उनकी खेती के लिए थे। आगंतुकों को बाकी रास्ते पर पैदल चलना होगा। फिलहाल लुओ फैंग और कई छोटे मार्शल भाई तेजी से पहाड़ पर चल रहे हैं।
लुओ फैंग बुरे मूड में थे जबकि उनके कनिष्ठ भाई निंग जानकी को अपने पीछे ले जा रहे थे। पहाड़ी से पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में 5 मिनट लगे। आंगन के लोहे के दरवाजे के सामने लुओ फैंग ने अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया और दरवाजे के हैंडल की लोहे की अंगूठी से दरवाजे पर प्रहार किया, बिल्कुल दरवाजे की घंटी की तरह जो खड़खड़ाहट की आवाज कर रही है। उसने केवल 3 बार दस्तक दी और फिर चुपचाप इंतजार करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत गए। भीतर से एक शांत आवाज सुनाई दी, अंदर आएं। हाँ, लुओ फैंग ने उत्तर दिया, दरवाजा खोलकर अपने मार्शल भाइयों के साथ प्रवेश किया। एक बूढ़ा आदमी बीच आंगन में बैठा चाय पी रहा था। उनके बालों का एक बड़ा हिस्सा सफेद था। जब उन्होंने मरते हुए निंग जानकी को देखा तो उनके चेहरे के भाव नहीं बदले। मास्टर, जूनियर ब्रदर निंग ने झांग हन्यांग के एक आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लुओ फैंग ने सब कुछ विस्तार से बताया, जिसमें आहू द्वारा दानव नृत्य तलवार निकालने के बाद क्या हुआ, वांग मिंग का रवैया और उनके शब्द भी शामिल थे। निस्संदेह उसने जानबूझकर अतिशयोक्ति की। गु डोंगलाई का चेहरा थोड़ा बदल गया। यह क्या हुआ? कनिष्ठ भाई निंग मर रहा है और केवल आप, हमारे स्वामी ही उसे बचा सकते हैं। इसलिए मैं उसे यथाशीघ्र वापस ले आया, लुओ फैंग ने उदास भाव से कहा। गु डोंगलाई ने लुओ फैंग पर एक नजर डाली और शांति से उत्तर दिया, उसे निंग परिवार में वापस भेज दो। हिस, लुओ फैंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। डर के मारे उसे तुरंत पसीना आने लगा। धीमे स्वर में उन्होंने एक संक्षिप्त निर्देश के साथ अनुरोध भी किया, जिसका अर्थ था कि गु डोंगलाई पागल था। लुओ फैंग गु डोंगलाई का अनुसरण कर रहा था, जानता था कि वह वास्तव में एक भयंकर आदमी था। अपने मालिक की संगति में रहना बाघ के साथ रहने के समान था। लुओ फैंग के 3 मार्शल भाई एक बार गु डोंगलाई के घर में घुस गए थे जब उनका मूड खराब था और वे सीधे मारे गए थे। हालांकि गु डोंगलाई हमेशा लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति भी थे जो मानव जीवन को घास मानते थे। उसे निंग परिवार के पास वापस भेजो, जल्दी करो। लुओ फैंग ने पलटकर अन्य 3 मार्शल भाइयों को आदेश दिया। हाँ, वे निंग जानकी को लेकर जल्दी से बाहर निकले। उनके जाने के बाद लुओ फैंग ने 9 रिंग्स सेबर को बाहर निकालने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक इंतजार किया, जो कई टुकड़ों में टूट गया था। उसने उदास होकर पूछा, मास्टर, क्या इसकी मरम्मत हो सकती है? नहीं, ठीक है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया और अपना टूटा हुआ हथियार वापस ले लिया। मास्टर, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या मैं कोई समाचार जारी करूं? लुओ फैंग ने वह आखिरी सवाल तब उठाया जब वह जाने वाला था। ये हमारे लिए कुछ करने का सही समय नहीं है, इसलिए इसे अनदेखा करें, गु डोंगलाई ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस पद्धति में पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद मैं उसे मार डालूंगा। हुश, गु डोंगलाई उसके सामने वाले कमरे में वापस चला गया। अंदर दीवार पर 5 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची एक तस्वीर लगी थी। पेंटिंग बहुत पुरानी और जर्जर थी, उस पर कई रेखाएं थीं जो धात्विक चमक से चमक रही थी। ये बहुत ही रहस्यमय और गहन लग रहा था। आंगन में लुओ फैंग धीरे धीरे बाहर चला गया और तेजी से पहाड़ से नीचे जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। दोपहर 6 बजे तक 2 बजे की घटना पूरे शहर में फैल गई थी। क्या आपने सुना है? निंग परिवार का दूसरा युवा मास्टर एक युद्ध में मारा गया। हाँ, और पूरा निंग परिवार सदमे में है। निंग हाउटियन गुस्से में है, लेकिन उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि निंग जानकी को मारने वाला वह आदमी झांग हन्यांग का आदमी था। ये सिर्फ अफवाह है। चर्चा में मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा, निंग जानकी लड़ाई हार गए, लेकिन वह अभी भी सांस ले सकते थे, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मर रहे थे। लुओ फैंग ने उसे वापस माउंट डोंगलाई भेज दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे फिर से नीचे भेज दिया गया। वह तब भी जीवित था। बाद में उन्हें पश्चिमी हिस्से में निंग परिवार के घर भेज दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु निंग परिवार के द्वार पर हुई। ये तो आश्चर्यजनक है। मुझे डर है कि पूरा लिन हाई इस खबर से स्तब्ध है। क्या गु डोंगलाई कार्रवाई करेगी? गु परिवार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और हम नहीं जानते कि मामले से कैसे निपटा जाएगा। ऐसा लगता है कि गु और निंग दोनों परिवार निर्दयी झांग हन्यांग से डरते हैं, जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। लिन हाई का मार्शल आर्ट जगत भी हैरान रह गया। इस समय झांग हान क्या कर रहा था? वह भी अभी एक पश्चिमी शैली के रेस्तरां से निकला था और फिलहाल गाड़ी से पेनिनसुला होटल की ओर वापस जा रहा था। मिंग मैंग को आज अच्छी भूख लगी थी। क्या आप थके हैं? जो फी सह पायलट की सीट पर बैठ गया और मिंग मैंग की ओर देखा। हाँ, मैं थका हूँ। मिंग मैंग झांग हान के पास झुक गई और बुदबुदाते हुए उत्तर देने लगी। जब हम होटल वापस आएंगे तो हम टीवी देखेंगे और बिस्तर पर चले जाएंगे, झांग हान ने मिंग मैंग का हाथ छूते हुए कहा। ठीक है, सिस्टर यान, टीवी स्टेशन ने हमारे साथ विशिष्ट प्रक्रिया पर चर्चा करने और 3 गानों में से एक को निर्धारित करने के लिए किसी को भेजा था। जो फी ने उस समय कहा, वह पेनिनसुला होटल में आ गया है और अब पहले दिन चाय का ब्रेक ले रहा है। जमीन, क्या आप बाद में मुझसे जुड़ना चाहेंगे? डिप्टी ऑपरेटर माँ, जी यान ने पूछा। हाँ, वह हमारा इंतजार कर रहा है। जो फी ने सिर हिलाया। चलो मिलकर उससे मिलने चलते हैं। अब जब वह यहाँ आ गए हैं तो अगर मैं उनका स्वागत नहीं करूंगी तो यह मेरे लिए अभद्रता होगी। जी यान हंसा। हालांकि जी यान वर्तमान में लोकप्रिय थी, वह हमेशा विनम्र थी। उसने कभी भी एक अहंकारी सुपरस्टार के रूप में काम नहीं किया। झांग हान के साथ रहना शुरू करने के बाद वह लाभ और बढ़ गया। आखिरकार उसका पति अमर था, जो प्रसिद्धि और धन के प्रति और भी अधिक उदासीन था। पेनिनसुला होटल पहुंचने और कार पार्क करने के बाद मिंग मैंग, चलो पहले ऊपर चलते हैं। माँ यहाँ किसी से मिलने जा रही है। झांग हान ने कार छोड़ दी और फिर मिंग मैंग को बाहर ले गया। ठीक है माँ, जल्दी वापस आओ। मिंग मैंग ने अपने बाएं हाथ से पापा का बड़ा हाथ पकड़ लिया और अपना दाहिना हाथ जी यान की ओर लहराया, जो अभी अभी कार से उतरा था। ठीक है माँ, जल्द ही वापस आएंगी। जी यान ने मिंग मैंग के छोटे सिर को छुआ। दीदी, क्या आप किसी से मिलने जा रही हैं? झांग ली और लियांग हाओ पहुंचे। हाँ, हम स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के गीत के बारे में चर्चा करेंगे, जी यान ने कहा और सिर हिलाया। वाह, आप अद्भुत हैं। यहाँ तक कि वसंत महोत्सव पर्व भी आपको चाहता है। झांग ली मुस्कुराए। क्या अब आप भी सुपरस्टार नहीं हैं? जी यान खुश हुई और उसने अपना सिर हिलाया। जी यान तब बहुत मशहूर हुआ करती थी जब वह गानों पर नहीं बल्कि फिल्मों और टीवी नाटकों पर भरोसा करती थी। इस बार वह अपने पति के बनाए एल्बम के गानों के साथ स्टेज पर लौटी। हालांकि इसमें गाने मौलिक नहीं थे, फिर भी इससे पता चलता है कि वह उससे बहुत प्यार करता था। झांग ली अपने मूल एल्बम के कारण प्रसिद्ध थी। हालांकि जी यान कभी स्टार मून बार में नहीं गई थी। उसने सुना था कि हर बार जब झांग ली मंच पर होती थी तो बार प्रशंसकों से भर जाता था। झांग ली के दृश्य श्रव्य कार्य इंटरनेट पर, यहाँ तक कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय थे।
विशेष रूप से फेड 8 के उन्नत संस्करण को विदेशों में व्यापक रूप से सराहा गया, जिससे ज़ी यान की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। मुझे इसकी आदत नहीं है। पिछली बार जब मैं खरीदारी करने गया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे घेर लिया था, जिन्होंने मुझसे हस्ताक्षर मांगे थे। इससे मुझे वास्तव में याद आया कि मैं भी प्रसिद्ध था। झांग ली ने उत्साह से कहा। ये बस इसकी आदत डालने की बात है। जब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है। आपका निजी जीवन अब उतना स्वतंत्र नहीं रहा। ज़ी यान ने अपना सिर हिलाया और फिर उसे हिलाया। लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। मेरे पास तुम्हारा भाई है और मैं मशहूर हूँ फिर भी आज़ाद हूँ। ठीक है, लिली, तुम भी प्रसिद्ध और स्वतंत्र हो सकती हो, लियांग हाओ ने कहा। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में लियांग हाओ को भरोसा था कि वह झांग ली की रक्षा कर सकते हैं। हालांकि वह झांग हान जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह झांग ली के निजी जीवन को जनता से मुक्त रखने में सक्षम था। तुमने आज बहुत ज्यादा बातें की। झांग ली ने लियांग हाओ पर अपनी आंखें घुमाई और फिर झांग हान और ज़ी यान के साथ होटल में प्रवेश किया। होटल में प्रवेश करने के बाद मिंग मैंग ने फिर से ज़ी यान की ओर हाथ हिलाया। अलविदा, माँ। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मिंग मैंग ने वापस हाथ हिलाया। अलविदा कहने के बाद झांग हान और झांग ली लिफ्ट के एक तरफ चले गए, जबकि ज़ी यान और जोफी दाईं ओर चले गए। लेंग यू ने चुपचाप उनका पीछा किया। बहुत कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। वह दिखने में एक साधारण महिला थी, लेकिन वास्तव में उसमें अद्भुत ताकत थी। वह मिंग मैंग सुरक्षा में 5 टाइगर्स के बराबर थी। प्रशिक्षक लियू के अनुसार लेंग यू का जन्म एक हत्यारा बनने के लिए हुआ था। लेंग यू शायद ही कभी बात करती थी, लेकिन वह हमेशा एक बड़े परिवार की तरह मिंग मैंग सिक्योरिटी का ख्याल रखती थी। लेंग यू एक ऑटिस्टिक व्यक्ति हुआ करती थी और जब वह वहां पहुंची तभी उसे पहचान मिली। वह ज़ी यान और जोफी के दाईं ओर चली गई। खिड़की के पास अंदर की तरफ स्क्रीन वाली टेबलें थीं, जिनमें वे कुछ कॉफी, हर्बल चाय और अन्य पेय का ऑर्डर कर सकते थे। खिड़की के पास तीसरी सीट पर एक आदमी था। ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र 40 के आसपास होगी। उसके प्राकृतिक घुंघराले बाल थोड़े विरल थे। उसने साफ सुथरा सूट पहना हुआ था। इस समय वह एक कप चाय पी रहा था। जब उसने ज़ी यान को देखा तो उसने उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए करीब से देखा और फिर जल्दी से उससे मिलने के लिए खड़ा हो गया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस जी और मिस जो। मैं माँ दफांग हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुख्य संचालक माँ, ज़ी यान और जोफी ने उत्तर दिया। हालांकि माँ दफांग एक उप मुख्य संचालक थे, लेकिन उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए वे उन्हें मुख्य संचालक कहते थे। जोफी और ज़ी यान लंबे समय से मनोरंजन क्षेत्र में थे और उन्होंने उन विवरणों पर पूरा ध्यान दिया। कृपया बैठ जाएं। माँ दफांग ने जोफी और ज़ी यान को इच्छानुसार बैठने के लिए आमंत्रित किया। लेंग यू उनके पीछे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा था। माँ दफांग ने पीछे की वेट्रेस को इशारा किया। वेट्रेस ने संपर्क किया। जोफी और ज़ी यान ने 2 लट्टे का ऑर्डर दिया। मिस जी, इस बार लिन हाई टीवी स्टेशन को चुनने के लिए धन्यवाद। मैंने सुना है कि कई टीवी स्टेशनों ने आपसे संपर्क किया है। माँ दफांग मुस्कुराए। शायद हम अधिक पूर्व निर्धारित हैं। ज़ी यान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ, ये सही है, माँ दफांग ने मुस्कुराते हुए कहा। एक हमारे टीवी स्टेशन द्वारा व्यवस्थित आवास स्थान रूशिन होटल है। मिस जी, हम समय पर आपकी देखभाल नहीं कर सके और आपको यहीं रुकना पड़ा। मुझे आशा है कि आप इतनी उदार हैं कि हमें माफ कर देंगी। इसके अलावा नए साल की पार्टी खत्म होने पर हम मिस जी को आपके सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति करेंगे। इतने विनम्र मत बनो, मुख्य संचालिका माँ। जोफी ने थोड़ा सिर हिलाया। निमंत्रण स्वीकार करने के बाद मुआवजा और प्रतिपूर्ति सभी सामान्य प्रक्रियाएं थीं। जब वे बात कर रहे थे, वेटर ने उन्हें 2 कप कॉफी परोसी। ज़ी यान ने अपना धूप का चश्मा उतारा और कॉफी की चुस्की ली। फिर उसने माँ दफांग से सीधे पूछा, आपने कहा था कि आप मेरे 3 गानों में से एक चुनेंगे। आप कौन सा चाहते हैं? इस मामले पर हमारे बीच कुछ आंतरिक मतभेद हैं। अपने व्यवसाय के बारे में बात करते समय माँ दफांग गंभीर हो गए। सबसे पहले, चेज़र बहुत सौम्य है और एक सुंदर मंच के लिए उपयुक्त है। प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेक्टेशन लय और सुर दोनों में बहुत अच्छी और नए साल के माहौल के लिए उपयुक्त है। अंत में, जहां तक फेरी टेल टाउन का सवाल है, मैं इसके बारे में बहुत आशावादी हूं, क्योंकि यह अधिक बचकाना और दिलचस्प है और हम गीत के अनुसार स्क्रीन पर एनिमेशन क्लिप दिखा सकते हैं। मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है। इस मामले पर हमारे बीच कुछ आंतरिक मतभेद हैं। अपने व्यवसाय के बारे में बात करते समय माँ दफांग गंभीर हो गए। सबसे पहले, द चेज़र बहुत ही सौम्य है और कुछ सुंदर मंच के लिए उपयुक्त है, जहां प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेक्टेशन लय और सुर दोनों में बहुत अच्छी और नए साल के माहौल के लिए उपयुक्त है। अंत में, जहां तक फेरी टेल टाउन का सवाल है, मैं इसके बारे में बहुत आशावादी हूं, क्योंकि यह अधिक बचकाना और दिलचस्प है और हम गीत के रूपांतरण के अनुसार स्क्रीन पर एनिमेशन क्लिप दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। कौन सा चुने? ज़ी यान ने इसके बारे में सोचा। जैसा कि वे सभी जानते थे, चुनाव करना कठिन होने का कारण यह था कि वे सभी गाने बहुत अच्छे थे, अलग-अलग विशेषताओं और शैलियों के साथ। मैं स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का मंच देखने गया था, जहां प्रकाश व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बहुत अच्छी है, लेकिन दृश्य प्रभाव के मामले में मुझे फेरी टेल टाउन पसंद है। जोफी ने कहा, हम स्क्रीन पर एनिमेशन क्लिप चला सकते हैं और बहन यानी राजकुमारी स्कर्ट पहन सकती है। प्रदर्शन अद्भुत होगा। कोई बात नहीं, हमने इस वर्ष आयोजन स्थल पर अधिक पैसा लगाया है। माँ दफांग ने सिर हिलाया। ज़ी यान ने थोड़ी सी झिझक के बाद सोचा कि यह बहुत अच्छा है, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गई। कुछ देर तक लड़कियों से बातचीत करने के बाद माँ दफांग खड़े हुए और कहा, तब यह तय हो गया है। मैं किसी को आपके गाने के लिए एनिमेशन दृश्य डिजाइन करने को कहूंगा और कल हम रिहर्सल करेंगे। आखिरकार, परसों की रात नए साल की पूर्व संध्या है। ठीक है, मैं कल दोपहर 1 बजे समय पर पहुंच जाऊंगा। ज़ी यान खड़ा हुआ और माँ दफांग से हाथ मिलाया। फिर माँ दफांग ने होटल छोड़ दिया। जोफी, ज़ी यान और लेंग यू केंद्रीय लिफ्ट की ओर चले। कुल 6 लिफ्टें थीं, 3 बाईं ओर और 3 दाईं ओर। उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया। लगभग 10 सेकंड इंतजार करने के बाद लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची। डिंग, उस समय बगल की लिफ्ट में से एक का दरवाजा खुला और निंग जियाओटियन के नेतृत्व में 4 लोगों की एक पंक्ति बाहर आई। ज़ी यान, जोफी और लेंग यू ने अभी-अभी दूसरी लिफ्ट में प्रवेश किया था और लिफ्ट का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ था। निंग जियाओटियन स्तब्ध रह गया और अपनी दाहिनी ओर लिफ्ट में ज़ी यान को देखता रहा। जूम करें, लिफ्ट का दरवाजा बंद था। बहुत खूब, निंग जियाओटियन चिल्लाया और जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन खूबसूरत महिला की लिफ्ट पहले ही ऊपर जाना शुरू कर चुकी थी। धत्तेरी की, निंग जियाओटियन चिल्लाया और लिफ्ट का दरवाजा खटखटाया। कितनी सुंदर कन्या है, लानत है, मैं उसे कैसे याद कर सकता हूँ।
उनकी लिफ्ट किस मंजिल पर रुकती है? उन्होंने ध्यान दिया और लिफ्ट को 9वीं मंजिल पर रुकते देखा। ये 9वीं मंजिल है। यह एक लग्जरी स्वीट का फर्श है। तो वह एक अमीर महिला है। यह अफसोस की बात है कि मैंने उसे नहीं देखा, निंग शियाओटियन के बगल में पीले बालों वाले व्यक्ति ने कहा। चलो ऊपर जाकर देखें, या हमें सर्विस डेस्क पर पूछना चाहिए, फ्लैट टॉप हेयर कट वाले एक अन्य व्यक्ति ने सुझाव दिया। नहीं, निंग जियाओटियन ने उसकी गर्दन थपथपाई और कहा, क्या आप सुपरमार्केट में हैं? चलो पहले बाहर चलते हैं और मौज मस्ती करते हैं। मैं तुम्हें रूशियन होटल ले चलूंगा जहां बहुत सारी तारिकाएं हैं। बहुत खूब, धन्यवाद, भाई तियान। बाकी 3 आदमी मुस्कुराए। उनके लिए निंग जियाओटियन का अनुसरण करना और उन सितारों के साथ खेलना एक अद्भुत अनुभव होगा। अगर दूसरा मास्टर बुरी तरह घायल नहीं होता, तो हम उस सुंदर लड़की का पीछा करते हुए 9वीं मंजिल तक जाते। कितने अफसोस की बात है कि हम उसका नाम भी नहीं पूछ सकते, मोटे आदमी ने कहा। वह भी जियान की सुंदरता से दंग रह गया था और अपनी नजर भी नहीं हटा पा रहा था। उस लंबी सुंदरी का परफेक्ट फिगर, लंबे और घुंघराले बाल, बड़ा धूप का चश्मा, विलोपत्तियों जैसे सेक्सी लाल होंठ। यह एक तस्वीर की तरह था। टकराना। उसकी बातें सुनने के बाद निंग जियाओटियन ने उसके कंधे पर हाथ मारा। बकवास लेना बंद करो, इसे फैलाया नहीं जा सकता। हाँ हाँ, मुझे पता है। मोटे आदमी ने अपना कंधा रगड़ा और बार बार सिर हिलाया। निंग जियाओटियन ने अपना हाथ लहराया और बाहर चला गया। निंग जियाओटियन के अलावा उनके 3 परिचारक भी जानते थे कि निंग परिवार का दूसरा युवा मास्टर अभी भी जीवित था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसे निंग परिवार के पुराने स्वामी ने बचा लिया था। हालांकि उन्होंने निंग जानकी के मारे जाने की खबर भेज दी थी, निंग परिवार क्रोधित था। वे चाहते थे कि जनता को विश्वास हो कि निंग परिवार को इस तरह धमकाया नहीं जाएगा और वे झांग हयांग से स्पष्टीकरण मांगेंगे। लेकिन वास्तव में निंग जियाओटियन को कुछ रहस्य पता थे और उनके कारण वह उस स्थिति में भी बाहर जाना और मौज मस्ती करना जारी रख सका। आखिरकार निंग जानकी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके अलावा गु परिवार पिछले वर्ष के दौरान लिनहाई में अधिक से अधिक दबंग हो गया था। निंग परिवार की देखभाल गु परिवार द्वारा की जाती थी, लेकिन वे इसे एक निजी संसाधन गोदाम मानते थे। ऐसी बात ने निंग परिवार के वरिष्ठों की नसों को छू लिया था। हो सकता है कि कुछ धन या व्यापार मामलों में निंग परिवार गु परिवार को तरजीह दे, लेकिन वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि लिनहाई के सभी मार्शल आर्ट संसाधनों पर गु परिवार का एकाधिकार हो जाए। 9वीं मंजिल के कमरे में मिंग मैंग कुछ देर तक जियान की बाहों में खेली और फिर हमेशा की तरह झांग हान की सोते समय की कहानी सुनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ थे। जब वे तीनों एक ही बिस्तर पर लेटते थे और धीमी आवाज में झांग हान की कहानी सुनते थे, तो मिंग मैंग जल्दी सो जाती थी। हालांकि वह सो गई थी, उसकी रजाई हमेशा हिलती रहती थी, साथ में हल्के खर्राटे भी आते थे। कुछ मिनट बाद झांग हान ने जियान को उठाया और नर्म रोशनी चालू करके अगले बेडरूम में चला गया। जल्द ही शयन कक्ष में हल्की हल्की फुसफुसाहट होने लगी। शयन कक्ष के दरवाजे पर फ्रॉस्टेड कांच का एक बड़ा टुकड़ा जड़ा हुआ था। यदि कोई वहां से गुजरता तो वह जियान के लंबे घुंघराले बाल और सुंदर आकृति को स्पष्ट रूप से देख पाता। वह युद्ध के मैदान में एक महिला सेनापति की तरह थी। एक प्राकृतिक वस्तु थी जिसे मंदा प्रकृति कहा जाता था। हालांकि दरवाजों और दर्शन के आश्रय के कारण घर के अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दिल की दृष्टि तेज होने की भावना को बढ़ावा दिया गया। जियान एक देवी स्तर की सुंदरी थी। उसके खूबसूरत चेहरे ने अनगिनत आदमियों को मोहित कर लिया और उसे अपना सपना बना लिया। ऐसी महिला अब जांग हान के शरीर पर सवार थी और कभी कभी वह कुछ मजाक करने के लिए अपना सिर भी झुका लेती थी। अपनी शारीरिक खुशी के अलावा जांग हान को आक्रामकता और विजय का आनंद भी महसूस हुआ। काफी देर बाद दूसरी प्रोडक्शन में लगातार आ रही आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं। 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद कैटरीना में आवाज आई। फिर जांग हान और जियान ने अपना पायजामा पहनावा और मास्टर में वापस चले गए, गले मिले और सो गए। अगली सुबह 7 बजे मिंग मैंग सबसे पहले निकला, स्तब्ध बैठ गया, अपनी इनमाली और बुदबुदाया, पापा माँ, मैं पेशाब करने जाना चाहता हूँ। ठीक है। जांग हान जूलमेट और मिंग मैंग को अपने भंडार में लेकर टॉयलेट की ओर भागा। जब वे वापस आए तो जियान पहले खूबसूरत से ही जाग रही थी। उसने अपनी बड़ी आंखों को अचंभे में डाल दिया था। मान फ्रेंच वाली आखिरी औरतें हैं। मिंग मैंग जल्द ही पूरी तरह से जाग गया, सिर पर चढ़ा दिया गया और रजाई में घुस गया। उसने छोटे हाथ के स्क्रैप और जियान के लंबे बाल पकड़ने के लिए अपना लिया, जिससे वह जियान के चेहरे पर एक घेरा बना सकी। माँ उठो, दादाजी सूरज आपकी बत्ती चमका रहा है। थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, पहले मुझे गले लगाओ। जियान ने अपना दाहिना हाथ स्केल और मिंग मैंग को अपनी हिस्सेदारी में पकड़ लिया। फिर वे कुछ देर तक बैठे रहे। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। झांग हान ने अपने कपड़े रसोई में चलाए। झांग हान की स्पेस रिंग में कुछ सामग्रियां संग्रहित थीं। हालांकि होटल के स्वीट में एक स्टॉक और मटेरियल का एक पूरा सेट था, झांग हान ने उनका उपयोग नहीं किया, लेकिन स्पेस रिंग से अपने खुद का सामान हटा लिया। उसने पेस्ट में पानी भर दिया और उसे गर्म करने लगा। जब पानी भरने वाला था तो उसने एक समुद्री तट पर आटा डाला और पानी भर दिया और नियमित रूप से आटा मिलाना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे एक बड़ा आटा मिल गया। कुछ मिनट बाद पानी स्टॉल चला गया। झांग हान ने दोनों सहयोगियों को पकड़ लिया, उन्हें खींच लिया और फिर उन्हें आगे पीछे करना शुरू कर दिया। आटा धीरे धीरे धीमा बोल हो जाने के बाद जांग हान ने आटे का एक छोटा टुकड़ा आउटलुक में शामिल किया और फिर पिछली प्रक्रिया को सारांशित किया, यानी लंबे टुकड़ों के टुकड़ों को पकड़ने और टुकड़ों को टैप तक खींचा जब तक वे चॉपस्टिक जारी किए गए से सरल उद्देश्य न हो। अंत में उन्होंने प्लास्टिक को पॉट में डाल दिया। इसी समय उसके पीछे से जियान और मिंग मैंग की आवाजें आईं। देखो, पापा हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं। वाह पापा, आप महान हैं। मेरे पापा सबसे महान हैं। झांग हान ने अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा, अभी अभी खुद को साफ किया था, और मुस्कुराया, कुछ पैक करने जाओ। हम 10 मिनट में नाश्ता करेंगे। निश्ते के बाद हम जा रहे हैं। मैं ये भूल गया। मिंग मैंग ने जियान की ओर देखा। हम मास्क वीकडे टाउन जा रहे हैं। जियान ने उत्तर दिया। अच्छा, 8वां कार्यदिवस कौन सा दिन है? मिंग मैंग ने उत्सुकता से पूछा। 8वां कार्यदिवस अनुभव में नहीं है, ये सिर्फ एक संस्था का नाम है, जिया यान ने कहा। पहला कार्यदिवस चीनी में सोमवार, इसी तरह इसके बाद दूसरा कार्यदिवस, तीसरा कार्यदिवस, चौथा कार्यदिवस, 5वां कार्यदिवस, छठा भाषा कार्यदिवस और 7वां कार्यदिवस। हम इसे सभी कार्यदिवस के बजाय रविवार कहते हैं। हम इसे प्रोटोटाइप के साथ नाम देना क्यों जारी नहीं रखते? मिंग मैंग ने पूछा। फिर भी यह कठिन था। मैनों ने पूछा कि 1 और 2 के बीच समानता क्यों होती है। स्वर से जांग हान ने अपना उत्तर दे दिया। मुझे एक संस्करण याद है।
सप्ताह के सातों दिनों का नाम पूजन करके जाने वाले 7 सितारों का नाम रखा गया है। वे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि हैं। चंद्रमा का दिन सोमवार है, मंगल का दिन मंगलवार है और रविवार से शनिवार तक का नाम बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के नाम रखा गया है। रविवार है। जांग हान ने एक ही समय में मिंग मैंग और जी यान को शामिल किया। जी यान ने अपनी इन झपकाई हंसी और मिंग की ओर देखा। क्या आप समझते हैं रविवार की उत्पत्ति? माँ, चलो सामान पैक करो। मिंग मैंग को समझ नहीं आया। उसने तुरंत विषय बदल दिया और जी यान को चित्रों के अवलोकन पर जाने के लिए खींच लिया। जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो झांग हान ने अपनी गति के अनुसार खाना पकाने की गति धीमी कर दी। उसने मसालों को मिलाकर उन्हें बेहतर स्वाद देने के लिए बस कुछ समय के लिए ठंडे पानी के साथ दूसरे पोइक्रोन में डाल दिया। फिर दूध उसने गर्म किया, अंडे के डंठल और एक प्लेट भिंडी और एक प्लेट मशरूम और छोटा सा भून लिया। इस समय झांग हान ने कहा कि जियान और मिंग मैंग तैयार होने वाले थे, इसलिए उसने हंगेरियन भेड़सुअर से बाकी अभिनय देखा और उनके साथ तय किए गए टुकड़े बनाए। चलो नाश्ता करते हैं। मिंग मैंग ने भोजन की गंध महसूस की और जयकार करते हुए रेस्तरां की ओर भागी। जियान उनके पीछे रह गए और नामांकित रेस्तरां में चले गए। कुछ मिनट के आराम के बाद तीरथ का परिवार होटल से चला गया। सुबह में वे मिंग मैंग को वीकडे टाउन का दौरा करने के लिए ले चलेंगे। रियल वीकडे टाउन का मुख्य विषय बच्चों को दृश्य के जीवन का अनुभव देना था, जो सीखना और अनुभव करना की प्रकृति के साथ एक प्रकार का विशेष खेल था। आज वे 3 ही थे जो वहां मौज मस्ती के लिए गए थे। जब वे शहर अमेरिका, मिंग मैंग बहुत खुश थी और वह हर नई चीज को ध्यान से ढूंढ रही थी। वह क्या है, यह क्या है? छोटे शहरों में उपभोक्ताओं के लिए ई प्लस का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें स्थानीय बैंकों को भी शामिल किया जा सकता है। जांग हान और जियान मिंग विभिन्न विशिष्ट स्थानों का दौरा ले गए। ईव हॉल में मिंग मैंग ने विशेष गार्ड पोशाक पहने और कई अन्य बच्चों के साथ कर्मचारियों के लिए पीछे पीछे छोड़ दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका स्वागत है। एसोसिएशन ईवी हॉल के स्थान, समाचार हॉल, F1 रेसिंग हॉल, अस्पताल, पेय पदार्थों के प्लांट और अनुभव के लिए अन्य स्थान भी थे। हालांकि यह शहर मनोरंजन या उत्तेजना के मामले में खेल के मैदान से बेहतर नहीं था, लेकिन इसने मिंग मैंग के अनुभव को समृद्ध किया। लगभग 11 बजे झांग हान मर्सिडीज बेंज चला रहा था और जियान और मिंग मैंग पिछली सीट पर एक साथ गाने गुनगुना रहे थे। जियान हमेशा सुखद आवाज में धीरे धीरे गाते थे। मिंग मैंग को जियान के उत्कृष्ट जीन विरासत में मिले और उनका कोमल गायन बहुत सुखद था, जिसका झांग हान ने आनंद लिया। होटल लौटने के बाद जियान जोफी के साथ रूशिन होटल गया। टीवी स्टेशन में नए साल की पार्टी के आयोजन स्थल में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मां दफांग ने आज की रिहर्सल की व्यवस्था रूशिन होटल की 11वीं मंजिल पर की। होटल लिन हाई टीवी स्टेशन के बहुत करीब था और इसका उपयोग पार्टी प्रतिभागियों के लिए आवास के रूप में किया जाता था। इसमें बहुत सारे प्रतिभागी थे, न केवल कुछ गायक, बल्कि सीमा पार गाने वाले फिल्मी सितारे, क्रॉस स्टॉक कलाकार, कला और जादू कलाकार, नृत्य मंडली, कला मंडली, मार्शल आर्ट मंडली आदि भी शामिल थे। 8वीं मंजिल से लेकर 13वीं मंजिल तक कुल मिलाकर होटल की 6 मंजिलें उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। रिहर्सल 11वीं मंजिल पर थी और इससे अन्य ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जियान के यूशिन होटल में पहुंचने के बाद उसे कर्मचारियों द्वारा साइड से ऊपर की ओर स्टाफ लिफ्ट लेने की व्यवस्था की गई थी। जोफी के अलावा जियान के साथ झाओ फैंग, लेंगयू, लियांग हाओ, लियांग मिंग की और सुरक्षा समूह के 2 अन्य सदस्य भी थे। वे उस तरफ से गलियारे में दाखिल हुए जहां रोशनी तेज थी, लेकिन बीच में बड़े गोल हॉल में अंधेरा था और सभी पर्दे ऊपर खींचे गए थे। जियान ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया। आज उसने झांग हान की बैंगनी पोशाक, हार और झुमके पहने हुए थे, जो उसके काले लहराते बालों से मेल खा रहे थे और उसे सुंदर बना रहे थे। हॉल में बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। वहां कोई सोफा नहीं था, बल्कि पीछे वाली कुछ साधारण छोटी कुर्सियां थीं। जियान को देखने के बाद कई लोगों ने उसकी ओर देखा और चिल्लाए भी। वह आ रही है, जियान आ रहा है। वाह, वह बहुत सुंदर है। हे भगवान, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं उनसे ऑटोग्राफ मांगना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे घबराहट हो रही है। वो खूबसूरत है। ये मूल रूप से पार्टी में कला मंडली के लोग थे, सितारे नहीं। वे सभी जियान के प्रशंसक थे। अन्य प्रसिद्ध सितारों ने एक के बाद एक जियान का अभिवादन किया। हेलो मिस जी, बहुत दिनों से नहीं मिले। जियान को यहाँ के अधिकांश सितारों के नाम याद थे, यहाँ तक कि अगर वह किसी का नाम भूल भी जाती है तो कार्यक्रम सूची देखने के बाद वह तुरंत उन्हें याद कर सकती है। जियान की असाधारण स्मरण शक्ति ने उसे सभी के अभिवादन का शांतिपूर्वक और विनम्रता से जवाब देने में मदद की। हॉल में मौजूद लोगों ने जियान को पृथ्वी के उपग्रहों की तरह घेरना शुरू कर दिया, जिससे पूरे हॉल का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। जियान, आप यहाँ हैं। मादफांग अपने माथे पर थोड़ा पसीना लेकर तेजी से बगल से जियान की ओर चला गया। जाहिर है वह बहुत व्यस्त था। कमरे का उपयोग आराम के लिए किया जा सकता है। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? कुछ देर बैठेंगे और जब प्रस्तुति देने की आपकी बारी होगी तो वापस आना चाहेंगे? मादफांग से पूछा। ठीक है, नहीं धन्यवाद, मेरा यहाँ बैठना ठीक है। जियान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ ठीक, यहाँ बैठो। दाईं ओर की मेज पर पानी और कोल्ड ड्रिंक है। मादफांग ने जियान, जोफी और अन्य को पहली पंक्ति की सीटों तक पहुंचाया। झाओ फैंग और लेंगयू, साथ ही सुरक्षा समूह के 2 अन्य सदस्य खड़े थे और लियांग हाओ भी उनके पास इच्छानुसार खड़े थे। वे पार्टी में शामिल होने नहीं गए थे। भीड़ के लिए हॉल में कुर्सियों की 13 पंक्तियां थीं। पिछली पंक्ति मूलतः भरी हुई थी और पंक्तियों के दोनों ओर कई लोग खड़े थे। आगे की पंक्ति में कुछ कुर्सियां खाली थीं और वहां जियान जैसे कुछ प्रसिद्ध सितारे थे। जियान को बैठे हुए देखने के बाद पीछे के कई लोग चर्चा करने लगे। हालांकि जियान एक बड़ी स्टार हैं, फिर भी वह वांग जिनिक्सन के विपरीत विनम्र हैं। दाहिनी ओर के कमरे में पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ लोकप्रिय सितारे थे जो यहाँ आए, बैठे नहीं और यहाँ तक कि मादफांग के प्रति असंतोष भी व्यक्त किया, इसलिए उन्होंने उनके आराम करने के लिए कमरे की तत्काल व्यवस्था की। यहाँ का पहला अभिमानी सितारा वांग शिनिक्सन था और उसके बाद 10 से अधिक लोग आराम करने के लिए वहां गए थे। कुछ मिनट बाद 1 बजे मेजबान मंच पर आया और सिमुलेशन रिहर्सल शुरू किया। यहाँ व्यस्तता थी। दूसरी ओर पेनिनसुला होटल 3 बेंटले होटल की पार्किंग में खड़ी थी। बैंग बैंग बैंग, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज के बीच कुल 5 लोग कारों से बाहर निकले। इनमें वांग मिंग और रोंग जियाक्सन भी शामिल थे। अन्य 3 सभी 50 वर्ष से अधिक उम्र के लग रहे थे। 2 पुरुष और 1 महिला थे। चपटे बाल कटवाने और चेहरे पर कुछ चोट के निशान वाला बुजुर्ग व्यक्ति रोंग शेंग था, जो रोंग जियाक्सन का सबसे बड़ा भाई था। उसके बगल में भव्य और सुंदर महिला उसकी पत्नी थी।
पतले चेहरे और शांत भाव वाला वह व्यक्ति रोंग योंग था, जो एक सरकारी अधिकारी था। सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई, चलो सीधे ऊपर चलते हैं। हान और ली 9वीं मंजिल पर हैं। रोंग जियाक्सिन ने होटल में प्रवेश करने की अगुवाई करते हुए कहा। चलो चलें और देखें। पिछली बार जब हमने उन्हें देखा था तो वे केवल 4 या 5 साल के थे। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। रोंग शेंग ने आह भरी। समय तेजी से बीत गया और झांग हान ने शादी कर ली। लेकिन उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं। रोंग शेंग की पत्नी ने सिर हिलाया। रोंग योंग ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके पीछे हो लिया। ये देखकर वांग मिंग मुस्कुराए। वे तीनों सामान्य लोग थे जिनका मार्शल आर्ट की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था और वे रोंग परिवार के मुख्य सदस्य नहीं थे। वांग मिंग ने आह भरी क्योंकि उन्हें लगा कि वे अतीत में उनके समान थे। उन्हें पता चल जाएगा कि हान कितना सम्मानित और शक्तिशाली है। उस समय उनकी अभिव्यक्ति बहुत दिलचस्प होगी। मैंने सुना है कि जियाली और झांग गुआंग्यो आपदाओं से बचने के लिए उसके रहस्यमय स्थान पर गए थे। होटल में प्रवेश करने से पहले रोंग योंग ने आखिरकार अपना मुंह खोला और कुछ ऐसा कहा जो सुनने लायक नहीं था। उन्हें अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। ये वास्तव में है। आह। रोंग योंग ने हल्की मुस्कान के साथ अपना असंतोष व्यक्त किया। ये देखा जा सकता है कि वह झांग गुआंग्यो से असंतुष्ट था। रोंग जियाक्सिन ने यह देखकर असहायता से अपना सिर हिलाया। दूसरे भाई, क्या मैंने यह नहीं कहा कि हान का जीवन बहुत अच्छा है, सिवाय इसके कि उसके माता पिता अभी तक नहीं मिले हैं और वह सुपर शक्तिशाली है। अच्छी बात है, रोंग योंग ने बिना किसी भावना के कहा और फिर बात करना बंद कर दिया। रोंग शेंग और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। वे रोंग योंग के स्वभाव से परिचित थे। हालांकि वे परिवार के मुख्य सदस्य नहीं थे, फिर भी वे पारिवारिक कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक भी थे, जो आम लोगों की नजर में निश्चित रूप से अमीर लोग थे। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी वे एक आरामदायक जीवन जीते थे और प्रसिद्धि और धन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की उनकी कोई योजना नहीं थी। रोंग योंग की तुलना में, जो आधिकारिक तौर पर संघर्ष करते थे, उनका जीवन अधिक आरामदायक और स्वतंत्र था। इसलिए उन्होंने झांग हान और उसकी बहन के आगमन का स्वागत किया। वहीं झांग हान के ये दोनों चाचा शुरुआत में रोंग जियाली और झांग गुआंग्यो के कुछ समर्थकों में से थे। वे लिफ्ट पर चढ़े और 9वीं मंजिल पर पहुंचे। रोंग जियाक्सिन ने झांग हान के कमरे के अंदर का रास्ता दिखाया। उसके खटखटाने के बाद झांग ली ने जल्द ही दरवाजा खोला। चाची, आप यहाँ हैं। झांग ली मुस्कुराए और नमस्ते कहा। फिर उसने उत्सुकता से रोंग शेंग सहित अन्य 3 लोगों की ओर देखा। उसने उन्हें नमस्ते नहीं कहा क्योंकि वह ये भी भूल गई थी कि सबसे बड़े चाचा कौन हैं। हाँ, हम यहाँ हैं, रोंग जियाक्सिन ने जवाब दिया और दरवाजे पर अपने जूते बदले। इस दौरान बाकी 3 लोगों ने अंदर देखा। वहां सोफे पर एक सुंदर आदमी बैठा था और उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की थी जो उत्सुकता से उनकी ओर देख रही थी। वे झांग हान और उनकी बेटी होनी चाहिए। अपने जूते बदलने के बाद वे रोंग जियाक्सिन के मार्गदर्शन में अंदर की ओर चले गए। झांग हान ने भी मिंग मैंग को उठाया और इस ओर चल दिया। हान, ली, रोंग जियाक्सिन ने उन्हें पेश करने की पहल की। क्या तुम्हें अब भी वे याद हैं? यह मेरा सबसे बड़ा भाई और भाभी है और यह मेरा दूसरा भाई है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सबसे बड़े चाचा, चाची और दूसरे चाचा। झांग हान और झांग ली दोनों ने उनका स्वागत करने के लिए सिर हिलाया। ठीक है, कृपया बैठिए। क्या सुंदर लड़की है, रोंग शेंग की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। हान सुंदर है और ली बहुत सुंदर है। ये वास्तव में अच्छा है। रोंग शेंग ने भी उनकी प्रशंसा की। रोंग योंग पहले की तरह अभिव्यक्तिहीन था और उसने सिर्फ सिर हिलाया और उत्तर दिया, अच्छा। उन सभी के बैठने के बाद रोंग शेंग की पत्नी झांग ली के पास बैठी। उसने मिंग मैंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम झांग युमिंग है और हर कोई मुझे मिंग मैंग कहता है। मिंग मैंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उत्तर दिया। झांग हान से संपर्क करने से पहले मिंग मैंग थोड़ी डरपोक थी क्योंकि उसने पहले कई अजनबियों को नहीं देखा था। झांग हान के पास लौटने के बाद उसके आसपास अधिक से अधिक लोग थे। हालांकि मिंग मैंग अभी भी शर्मीली थी, लेकिन अब वह दूसरों का अभिवादन करने से नहीं डरती थी। रोंग शेंग और उसकी पत्नी की आंखें चमक उठीं। रोंग योंग की आंखें थोड़ी चमक गईं और वह मिंग मैंग की उपस्थिति से बहुत प्रसन्न हुआ। मिंग मैंग, तुम इतनी सुंदर क्यों हो? रोंग शेंग की पत्नी जिया वेई से पूछा। ठीक है, मेरे पापा सुंदर हैं और मेरी माँ सुंदर है, इसलिए मैं सुंदर हूँ। झांग हान मिंग मैंग की बातों से चकित हो गया। हा हा हा, जिया वेई ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? मिंग मैंग स्तब्ध रह गई और उसने झांग हान को अपनी स्पष्ट आंखों से देखा। ये हमारी पहली मुलाकात है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं? वह आपकी दादी दादी हैं और वे दोनों आपके दादा दादी थे। झांग हान ने अजनबियों को मिंग मैंग से मिलवाया। मम्मम, मिंग मैंग ने अपना छोटा सिर झांग हान की बांह पर झुकाया और शर्माते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा दादी और दादा। ठीक है, हा हा। रोंग शेंग की आंखें लगभग हरी हो गईं। ये प्यारी छोटी लड़की बहुत ईर्ष्यालु है। अफसोस, मेरा बेटा जो सफलता के लिए प्रयास नहीं करता, लगभग 32 वर्ष का है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। मुझे हर दिन उसकी बहुत चिंता रहती है। जैसे ही उसने ये कहा, रोंग शेंग अपने दांत पीसने लगा, लेकिन उसे तुरंत इसका एहसास हुआ और वह फिर से मुस्कुराया। हान के लिए कुछ करना अच्छा है। रोंग शेंग ने झांग हान की प्रशंसा की और कहा, अगर जियाली और गुआंगयू अपनी पोती को देखेंगे तो वे बहुत खुश होंगे। ये बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे एक पोती चाहिए ताकि मैं हर दिन उसके साथ खेल सकूं। आपके विपरीत आपको देखना कठिन है। जिया वेई ने भी सिर हिलाया। वे दोनों कई बार हंसे। इस समय रोंग योंग ने पहली बार अपना मुंह खोला, क्या मिंग मैंग की माँ यहाँ नहीं है? बेशक, मेरी भाभी यहाँ हैं। वह तो बस काम में व्यस्त है। वह शाम तक वापस नहीं आ सकती। झांग ली ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। वह काम पर गई थी। रोंग शेंग थोड़ा चौंक गया, नया साल आ रहा है और वह अभी भी काम कर रही है। क्या वह कोई कंपनी चला रही है या? जी, मेरी माँ एक बड़ी स्टार हैं। मिंग मैंग ने झांग हान के पास जाकर उसे समझाया। एक सितारा। रोंग योंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, 2 सेकंड के लिए मिंग मैंग को देखा, फिर 2 सेकंड के लिए झांग हान को और अंत में कहा, अगर झांग परिवार को पता है कि आपने एक स्टार से शादी की है, तो उनके लिए आपकी पत्नी को पहचानना मुश्किल है। लेकिन झांग हान ने रोंग योंग के लेकिन का इंतजार नहीं किया। उसने सीधे हाथ हिलाया और रोंग योंग को टोक दिया। मैं अब झांग परिवार का सदस्य नहीं हूँ और मुझे किसी से शादी करने के लिए अन्य लोगों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। रोंग योंग का मुंह हिल गया और वह अवाक रह गया। हालांकि उसके हाव भाव नहीं बदले, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
आमतौर पर युवा लोग उसका सामना करते समय थोड़े डरपोक होते थे, जो उसके गंभीर चेहरे से संबंधित था, लेकिन झांग हान को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यह एक अच्छा युवक है। हालांकि रोंग योंग का गला इतना घुट गया था कि वह बोल नहीं पा रहा था, वह चुपचाप झांग हान की प्रशंसा कर रहा था। उसी समय शब्दहीन रोंग योंग और झांग हान के थोड़े कुंद शब्दों ने माहौल को थोड़ा अजीब बना दिया। रोंग शिंग ने रोंग योंग को देखा और हंसे, दूसरे भाई, सितारों में क्या खराबी है? आपकी लड़की अभी भी स्टार बनने का सपना देखती है। जब आप आधिकारिक क्षेत्र में हो तो ऐसी अस्पष्टता रखना अच्छा नहीं है। हाँ, जिया वेई ने भी रोंग योंग पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, यहाँ दिखावा मत करो। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। क्या तुम थके नहीं हो? एक पल में रोंग योंग के मुंह का कोना थोड़ा कांप उठा। अच्छा, मैंने बस एक शब्द कहा और समूह द्वारा हमला कर दिया गया। अंत में वह मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे कोई स्पष्टता नहीं है, बस अनुमान लगाओ कि क्या झांग परिवार ऐसा होगा। जिया वेई धीरे से मुस्कुराई, फिर मिंग मैंग की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? यह एक बड़ा सितारा है। शायद हम एक दूसरे को जानते हों। उद्धरण चिन्ह। मेरी माँ जी यान है। मिंग मैंग ने अपना छोटा मुंह थपथपाते हुए उत्तर दिया। कौन? जी यान? जिया वेई की अभिव्यक्ति अचानक थम गई क्योंकि वह कुछ कहने ही वाली थी। अंततः वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, मैं वास्तव में उसे जानती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही चाइनीज न्यू वॉइस देखी थी। वह बहुत अच्छा गाती है, लेकिन वह बहुत सुंदर है। कार्यक्रम में हमेशा लोग उसका पीछा करते रहेंगे। कार्यक्रम में युगल कथानक हुआ। उसने जियान को बड़े धूप के चश्मे में उस आदमी के साथ हाथ मिलाते हुए देखा और उसका चेहरा खुशी से भरा था। वह एक महिला थी और वह इसे देख सकती थी। उस समय उसने सोचा कि यह मीठा था, लेकिन अब जब उसने सुना कि जियान झांग हान की पत्नी है, तो उसने सोचा कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा अनुचित है। आंटी, जिस आदमी ने उस दिन जियान का पीछा किया था वह मेरा भाई है। क्या तुम उसे नहीं पहचानते? झांग ली ने मुस्कुराते हुए कहा। वह आपका भाई है। रोंग शिंग और अन्य दो फिर से स्तब्ध रह गए और वे ध्यान से झांग हान को देखने लगे। आपका स्पष्टीकरण सुनने के बाद मुझे लगता है कि यह सच है। आउच, वह हान है। रोंग शिंग ने अप्रत्याशित रूप से कहा, जब आपके बाल व्यवस्थित थे या कार्यक्रम में कुछ था तो मैं आपको पहचान नहीं सका। हाँ, जिया वेई ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई, मैं सच्चाई से स्तब्ध हूँ। मुझे जियान बहुत पसंद है और मुझे लगा कि उसने कार्यक्रम में गायन के माध्यम से एक प्रेमी खोजने की कोशिश की है। अप्रत्याशित रूप से वह हान था। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मिंग मैंग इतनी प्यारी और सुंदर है। इससे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मेरे पापा सुंदर हैं, मिंग मैंग ने जोड़ा। आप मेरे पिता को अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर उन्होंने कुछ देर तक बातें की। झांग हान ने रोंग योंग को देखा और लापरवाही से पूछा, दूसरे अंकल किस स्थान पर हैं? ठीक है, रोंग योंग का चेहरा बदल गया। रोंग जियाक्सिन ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, आपके दूसरे चाचा अब अनुभाग प्रमुख हैं। मुख्यधारा। झांग ली के चेहरे के भाव ठिठक गए। यहाँ तक कि झांग हान का मुंह भी कांपने से नहीं रुक सका। इतनी बड़ी आधिकारिक प्रतिष्ठा। मैंने सोचा कि वह कम से कम मंत्री या निदेशक जैसे रीढ़ की हड्डी वाले सदस्य थे। तुम्हारे दूसरे चाचा पिछले वर्ष से पहले उपमंत्री थे और इस वर्ष उन्हें मंत्री पद पर पदोन्नत किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें पदावनत कर अनुभाग प्रमुख बना दिया गया। चैट के दौरान झांग हान को इन रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता चला। रोंग शिंग और जिया वेई का एक बेटा था जो ईजेड काम करता था और उसे खेलना पसंद था। रोंग योंग की एक बेटी थी। उनकी स्थिति से यह भी देखा जा सकता है कि वे अभी भी रोंग परिवार के मूल से कुछ दूरी पर थे। वे शाम को वापस आने का इंतजार करने के लिए यहाँ आए थे। जियान को 3 बजे से पहले वापस आना था, लेकिन उसे परेशानी हो रही थी। रूशिन होटल की 11वीं मंजिल पर जियान मंच पर आ रहा था। आकर्षक धुनें और उसकी मधुर आवाज ने कई लोगों को मदहोश कर दिया। पास में कई यूक्रेनी मेहमान थे। ये यान बहुत सुंदर है। चस्प्रा के नीचे भूत होना रोमांटिक है। मैं नहीं चाहता कि वह ये होटल छोड़े। निंग जियाओटियन ने जियान को लालच से देखा। साथ ही वह अपने बगल के 2 डायलॉग्स को भी देख रही थी। गु पिंग और गु शुआई गु परिवार के कुलपिता के पुत्र थे। वे जुड़वा बांके थे और निंग जियाओटियन कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि निंग जियाओटियन ने अपने बारे में सुना था कि दोनों भाई एक ही महिला को साझा करना पसंद करते थे। ये यान बहुत सुंदर थे और उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। गु परिवार के उच्च पद ने उन्हें स्थानीय सम्राटों का जीवन और किसी से डरने का साहस नहीं दिया। उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया से संपर्क नहीं किया और उन्हें नहीं पता कि जियान का पति कौन था। भारी वजन से दबे निंग जियाओटियन उधार के लिए गए चाकू से झांग हान की हत्या करना चाहते थे, लेकिन ये देखने के बाद उसने पाया कि उसके आसपास गुपिंग और गु शुई बिल्कुल भी हिले नहीं थे। तो उसने फिर कहा, वह बहुत सुंदर है। यह मेरी कल्पना से परे है कि क्या मैं उसे अपनी स्टॉक में पकड़ सकता हूं और उसका स्वाद ले सकता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका चेहरा है। मेरी एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निंग जियाओटियन की धीमी आवाज में बुदबुदाया। जल्द ही जियान ने गाना छोड़ दिया। तेज तालियों की गड़गड़ाहट किले के बाद जियान ने भीड़ की ओर हिलसिरिया और उसके आसपास कई लोगों के साथ एक तरफ चाल चली। वे कार्रवाई क्यों नहीं करते? निंग जियाओटियन ने दाहिनी के सामने 2 लोगों को देखा और 2 कदम आगे बढ़े। उसने पाया कि गुपेंग की बेईमानी और गु शुई के मुंह से लार टपक रही थी। लानत है, पता चला कि वे जियान की प्रकृति से डांग रह गए थे। धत्तेरी की। निंग जियाओटियन ने अचानक विस्फोट किया। ये देखकर कि उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया है, उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर मुड़ा और कहा, अंकल जी, नीचे चलो, पेंसिल और जियान को रोकें। वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और मुझे किसी भी कीमत पर पाना ही होगा। जनता के सामने बहुत अच्छा नहीं है। रूशिन होटल में टीवी स्टेशन के सभी कर्मचारी सदस्य हैं। उसके पीछे के चिपकने वाले उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया और बन है सिकोडलीन। क्या हम यहाँ नहीं रहेंगे? हम उसे विला में ले जा सकते हैं और मैं अपनी इच्छा से उसके साथ कुछ भी जाऊंगा। चल दर। निंग जियाओटियन ने पीछे की ओर रुख किया। पहला कदम उठाने से पहले उसने मुच्चा के पीछे से गुरु पेशेवरों से माफी की मांग की। मुझे माफी दो, भाई गुपिंग और गु शुआई। मैं अपना निजी मामला दस्तावेज जा रहा हूँ। कृपया मुझे पहले जाने के लिए क्षमा करें। उत्तर देने के लिए समय देने के बजाय निंग जियाओटियन तेज गति से आगे की ओर भागा, जैसे कि देर से होने पर वह जियान को कभी नहीं देखता। अंकल जी, अधेड़ उम्र के व्यक्ति, हालांकि दिखने में नीच लग रहा था, निंग जियाओटियन के पीछे तेजी से और तेजी से चल रहा था। लेकिन दोनों शब्दों का बिना किसी अपवाद के पूरा ध्यान प्रयच्छा पर था। गु शुआई ने अपनी लार डिजाइन ली और उत्सुकता से गु पिंग की ओर देखा। भाई, क्या हम उसे इस तरह के नेचुरल पर कब्जा करने गए थे?
हमारी नाक के नीचे। यह गु पिंग को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन हम अपने साथ किसी को नहीं ला सके और हम उसे हरा नहीं सकते। धत्तेरी की, क्या निंग जियाओटियन को हमारी लड़ाई की पहचान है? गु शुई ने कहा और फिर कहा, यह महिला न आने का अच्छा मौका है। हालांकि ऐसा है, हम किसी भी व्यक्ति को अपने साथ नहीं ले गए। हम चाहते हैं कि कोई रोक न सके। वह गु शुआई की तुलना में अधिक शांत था। इसके बारे में दर्शन के बाद उन्होंने झिझकते हुए कहा, बाकी माँ के अभी भी उपलब्ध हैं। नए साल की पार्टी शुरू नहीं हुई है और शायद हम कल किसी को अपने साथ ला सकते हैं। भाई, ये देखकर कि निंग जियाओटियन पर्वत पर पहुंचे थे, गु शुई ने उत्सुकता से कहा, क्या आप निंग जियाओटियन का बचा हुआ खाना खा रहे हैं? श्वास गु पिंग की बिन्याली सी चमकती हुई। निंग जियाओटियन की पीठ की ओर देखा, एक सेकंड के लिए झोंका और दांत भींच करने कहा, मेरे पीछे आओ। हम बस एक कीमत चुका सकते हैं। बस न जियाओटियन के अंकल जी को हमारी मदद करो। ये सही है। गु शुआई मुस्कुराए और तेजी से दौड़ने का बीड़ा उठाया। इस समय निंग जियाओटियन और अंकल जी यात्रा में प्रवेश कर चुके थे। वे उस पक्ष को लेकर बहुत चिंतित थे। जब उन्होंने गहन चिकित्सा को भागते हुए देखा तो निंग जियाओटियन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर उनकी चिंता अभिव्यक्ति में बदलाव आया। जूम करें। इलेक्शन का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। दरवाजा बंद होने से पहले स्विश, खतरे के बावजूद एक हाथ अंदर आया और लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। क्यों भाई पिंग और भाई शुआई, आप यहाँ क्यों हैं? निंग जियाओटियन के चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति थी, लेकिन फिर वह घबरा गया। यह गु भाई थोड़े शर्मिंदा थे। मंच पर गु शुआई का मन उस सुंदर महिला से भर गया था। वह उत्साह बर्दाश्त नहीं कर सका और झिझक के बाद कहा, छोटे भाई निंग, ईमानदारी से कहूं तो जियान वह सुंदरता है जिस पर हमारे भाई लंबे समय से ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम हाल ही में व्यस्त हैं और हमें खबर नहीं मिली है उसका। आज हम जानते हैं कि वह लिन हाई में आई है। क्या? निंग जियाओटियन आश्चर्य से चिल्लाया, तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो? आप इसे लूटना कैसे कह सकते हैं? गु शुआई ने कुछ असंतोष के साथ जवाब दिया, सज्जनों को गोरी महिलाएं बहुत पसंद होती हैं। हम भाइयों ने वास्तव में लंबे समय तक उस पर ध्यान दिया है। यह निंग जियाओटियन की अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी, जैसे कि उसके लिए चुनाव करना कठिन हो और यहाँ तक कि उसके माथे के दोनों ओर पसीना भी बह रहा हो। वह सचमुच घबरा गया था। या क्या हम निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे? निंग जियाओटियन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं जियान को मिस नहीं करना चाहता, इतनी बेहतरीन सुंदरता। गु पिंग ने अचानक निंग शियाओटियन की ओर देखा और उसकी आवाज ठंडी थी। निंग शियाओटियन, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे एक महिला को लूट लो? गु पिंग अहंकारी था, क्योंकि गु भाइयों की स्थिति निंग जियाओटियन की तुलना में बहुत अधिक थी। अहम अंकल जी निंग जियाओटियन के समर्थक थे। वह धीरे से खांसा, अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और एक मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में अपनी कुछ क्यूई जारी की। साथ ही उन्होंने कहा, यंग मास्टर शुआई ने जो कहा वह सच था। सभी सज्जन गोरी महिलाओं के शौकीन होते हैं। यह कोई लड़ाई नहीं है। हिस गु शुआई का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह चिंतित था और भूल गया था कि उसके बगल में निंग जियाओटियन का समर्थक खड़ा था। स्थिति आशावादी नहीं थी। जब निंग जियाओटियन बाहर गया तो एक सहायक के साथ यहाँ आया, लेकिन जी शुआई और गु पिंग दूर से क्लब में आए और वे अपने साथ किसी को नहीं लाए। गु शुआई ने उत्सुकता से गु पिंग की ओर देखा। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद गु पिंग ने निंग जियाओटियन की ओर देखा। जियाओटियन, मेरा एक अनुरोध है। भाई पिंग, मुझे बताओ। निंग जियाओटियन ने घबराते हुए पूछा। मैं चाहता हूं कि आपके अंकल जी ज़ेजियान को रोकने में हमारी मदद करें। निस्संदेह हम आपसे सहायता मांग रहे हैं और हम निश्चित रूप से आपको प्रतिफल देंगे। मेरे पास पूर्वी जिले में एक घोड़ा फार्म है जिसकी कीमत 300 मिलियन युआन है। क्या तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी है, जियाओटियन? गु पिंग ने बिना पलके झपकाए निंग जियाओटियन की ओर देखा। हालांकि इसका बाजार मूल्य 300 मिलियन युआन था, वास्तव में उस घोड़ा फार्म का मूल्य केवल 100 मिलियन युआन था और यह एक ऐसी जगह भी थी जहां से गु पिंग थक गया था। जी पिंग ने सोचा कि इस कीमत पर अंकल शू से मदद मांगना बेहतर होगा। उसने महसूस किया कि जियान कीमत के लायक था। घोड़ा फार्म। निंग जियाओटियन अचानक झिझक में पड़ गया। जियाओटियन, आप उस घोड़ा फार्म की विशिष्टताओं के बारे में स्पष्ट हैं। मेरे भाई ने इसे छोड़ दिया है और आप उसे निराश नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हैं? गु शुआई ने निंग जियाओटियन को देखा और धीरे से पूछा। हाय। निंग जियाओटियन 5 सेकंड के लिए झिझके। गु भाइयों की गर्म निगाहों के नीचे उसने जोर से आह भरी और सिर हिलाया। चूंकि भाई पिंग इतने दयालु हैं, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? अंकल जी, जियान को रोकने में उनकी मदद करें, भले ही उसके पास कितने भी अंगरक्षक हो या वह कहीं भी हो। तुम्हें उसे उनके पास लाना ही होगा। ठीक है, अंकल जी ने थोड़ा सिर हिलाया। गु भाई अब बहुत उत्साहित थे। उन्हें यहाँ तक लगा कि इस वक्त लिफ्ट कितनी धीमी है। पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद वे जल्दी से बाहर निकल गए। वे किनारे पर हैं, चलो आगे बढ़ें और उन्हें रोकें। गु शुआई ने अपनी कार की चाबी निकाली और उसे दबा दिया। साइड पार्किंग में पगानी कार की लाइटें जल उठीं। जी शू ने कार की चाबी भी निकाल ली और पगानी से कुछ ही दूरी पर एक ऑडी 8L की लाइटें जल उठीं। भाई पिंग, अंकल जी का अनुसरण करो। निंग जियाओटियन ने अंकल जी की ओर इशारा किया। अच्छा, आप मेरी कार चला सकते हैं। गु शुआई ने पगानी की चाबी निंग जियाओटियन पर ऐसे फेंकी जैसे वह कूड़ा गिरा रहा हो। निंग जियाओटियन ने इसे नहीं पकड़ा और कार की चाबी जमीन पर गिर गई, लेकिन गु शुआई ने इसकी ओर देखा तक नहीं। वह और गु पिंग अंकल जी का उनकी ऑडी तक पीछा करते रहे। हा। जब निंग जियाओटियन नीचे झुका तो वह अपने अभिनय कौशल पर व्यंग्य करने और आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। चाबी उठाने के बाद उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। गु भाइयों को अपनी कार में जाते हुए देखकर निंग जियाओटियन ने अपना मुंह मोड़ लिया और फिर पगानी पर चढ़ गया। निंग जियाओटियन ने अपनी जेब से एक सफेद गोली निकाली और उसे निगल लिया। उस समय ऑडी पर अंकल जी गाड़ी चला रहे थे। उसकी उंगली पर एक हरे रंग की अंगूठी थी जो एक पतली धुंध के साथ तैर रही थी, जिसे नग्न आंखों से देखना मुश्किल था, जो जल्द ही 2 धागों में बदल गई और पिछली सीट पर गु पिंग और गु शुआई की ओर तैरने लगी, जिससे वे और अधिक उत्साहित हो गए। अंकल जी, जल्दी करो, गु शुआई ने आग्रह किया। ठीक है, अंकल जी ने उत्तर दिया, फिर एक्सीलेटर दबा दिया। कार भनभनाती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। जब वे किनारे पहुंचे, सीजल, ऑडी और झाओ फैंग की मर्सिडीज से ब्रेक की 2 तेज आवाजें आईं। जियान की 5 कार टीम रुक गई। झाओ फैंग ने अपने सामने कार को देखकर भौहें सिकोड़ लीं और उन्हें लगा कि वे उद्देश्यपूर्ण थे। यंग मास्टर गु, जियान को इस कार तक लाने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। कार से उतरने से पहले अंकल जी ने कहा, मैं असहमत हूँ। आपको हमें हमारे घर वापस भेजना होगा, अन्यथा मेरे भाई का घोड़ा फार्म जियाओटियन को कैसे सौंपा जा सकता है?
गु शुआई ने अपना सिर हिलाया। अंकल जी उनकी बातों पर भड़क गए और उन्होंने इसके बारे में सोचा। मैं आपकी कार चलाऊंगा और आपका पीछा करूंगा। जब मैं आपके पते पर पहुंच जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, अंकल जी ने उत्तर दिया। अच्छा तो जल्दी करो, गु पेंग ने कहा। अंकल जी के उतरने के बाद वह उतर गए और ड्राइवर की सीट पर चले गए। सामने की कार से लोगों को उतरते देखने के बाद जियान की टीम के बीच की कार के अलावा झाओ फैंग, एल्डरमिंग, लियांग हाओ और लेंग यू सहित कई लोग आगे और पीछे से नीचे आए। आप कौन हैं? झाओ फैंग ने गहरी आवाज में पूछा। अंकल जी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना दाहिना हाथ थोड़ा हिलाया। धमाके 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 धमाके। झाओ फैंग और उसके दोस्तों की छाती से 4 दबी दबी आवाजें आईं। वे 10 मीटर से अधिक उड़े और जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे सफेद थे और मुंह से खून बह रहा था। झाओ फैंग ने आश्चर्य से अंकल जी को देखा। अजनबी को ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज या उससे ऊपर का होना चाहिए। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बीच में सीधे कार की ओर चलते हुए देखकर झाओ फैंग ने अपने दांत काटे, उससे मिलने के लिए खड़ा हुआ और उसी समय कहा, बेहतर होगा कि आप दोबारा सोचें। आप बकवास बांध कर। अंकल जी ने फिर से अपना हाथ लहराया और अचानक गर्म ऊर्जा एक विशाल हथौड़े में बदल गई, जिसने झाओ फैंग को फिर से उड़ा दिया। झाओ फैंग जमीन पर गिर गए, लेकिन लेंग यू ने अचानक 5 मीटर दूर से अंकल जी पर हमला कर दिया। अंकल जी ने पलटकर उसकी ओर उदासीनता से देखा, नादान। उसने अपने दाहिने हाथ से ताली बगल में बजाई। बैंग, लेंग यू का शरीर टूटी हुई रेखा वाली पतंग की तरह था। वह 10 मीटर से अधिक दूर तक पीछे की ओर उड़ी और दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। अंकल जी ने फिर से सीधे आगे देखा और देखा कि लियांग हाओ और एल्डरमिंग उनसे 2 मीटर की दूरी पर थे। अंकल जी भड़क गए और एक पल में अपने पैरों को लात मारी, जिससे वे जमीन पर गिर गए और उठने में असमर्थ हो गए। उन्हें देखते हुए अंकल जी ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। इस समय वह उन्हें मार डालना चाहता था। रुकना। इसी समय एक ठंडी आवाज आई। यह जियान था जिसने दरवाजा खोला और नीचे आया। तुम क्या करना चाहते हो? अंकल जी ने शांति से कहा, यंग मास्टर गु ने मुझे मिस जी को आने और बात करने के लिए कहने का निर्देश दिया है। शब्द सुनने के बाद जियान ने झाओ फैंग की ओर देखा, जिसका चेहरा काला था, और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर उसने अंकल जी की ओर फिर से देखा और कहा, ठीक है, कृपया इस तरफ से। अंकल जी ने ऑडी के सह पायलट के पास जाकर दरवाजा खोला। जियान के कार में बैठने के बाद वह तेजी से पीछे की ओर चला। ये देखने के बाद निंग जियाओटियन ने अंकल जी को गु शुआई की पगानी चलाने दी और वह उनके बहुत पीछे पीछे अपनी फरारी में चला गया। झाओ फैंग और अन्य तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दर्द से खड़े हो गए। इस समय जू फी ने जल्दी से खिड़की खोली। चलो उनका पीछा करें, मैंने अपने जीजाजी को सूचित कर दिया है। हाँ, झाओ फैंग और कई अन्य लोग तुरंत कार पर चढ़ गए और ऑडी ए8L को आगे लेकर खड़े रहे। उसी समय झाओ फैंग सहज नहीं थे। उन्होंने झांग हान को बुलाया और उन्हें बताया कि दुश्मन ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज या उससे ऊपर का मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है। कॉल के बाद उन्होंने ऑडी ए8L का पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे बहुत पीछे नहीं, अंकल जी धीरे धीरे पगानी का पीछा कर रहे थे। पगानी के पीछे निंग जियाओटियन अपनी फरारी चलाते हुए धूम्रपान कर रहा था। धिक्कार है, गु भाइयों, अगर वे कार में कुछ करते हैं तो वे सचमुच चपरासी के नीचे मर जाएंगे, जो बहुत रोमांटिक है। लेकिन क्या वे जियान के साथ कुछ कर सकते हैं? नहीं, वे नहीं कर सके। इस समय यात्री सीट पर बैठे जियान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, क्योंकि उसे यह पहले ही महसूस हो चुका था। उसके सिर के पीछे के विशेष बाल गर्म हो रहे थे और उसकी कलाई पर वह जटिल निशान हल्का चमक रहा था। अगर अंकल जी ने इसे देखा तो वह डर से पीले पड़ सकते थे। यदि वह यान के पास होता है तो वह यान की कलाई पर निशान महसूस कर सकता है। उस निशान में चौंका देने वाली ऊर्जा थी जो अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकती थी। झांग हान ने दुनिया भर से प्रतिभा को दबा दिया और चौथे चरण की भावना का खजाना प्राप्त किया। केवल अपने उत्कृष्ट शोधन के माध्यम से उन्होंने 2 निश्चित बिंदु ट्रांसमिशन द्वार बनाए। ट्रांसमिशन गेट और बालों पर आधारित सुरक्षा जादुई हथियार जियान और मिंगमैन के लिए झांग हुआन के रक्षक थे। जब जो फी झांग हान को बुला रहा था, पेनिनसुला होटल में झांग हान सोफे पर बैठा था। उसने अपने बाएं हाथ में मिंगमैन की छोटी हथेली पकड़ रखी थी, जबकि बाकी लोग अभी भी बात कर रहे थे। जब झांग हान ने फोन उठाया और सामग्री सुनी तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। मैं अभी वहां रहूंगा, झांग हान ने कहा और फोन रख दिया। इस समय आसपास के अन्य लोगों की नजर झांग हान पर पड़ी। झांग हान ने मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ आइसक्रीम चाहिए? मुझे ये चाहिए। पिताजी माँ को लेने आएंगे और आपके लिए आइसक्रीम खरीदने वापस आएंगे। मैं आपके साथ जा सकता हूँ। मिंगमैन को यहाँ इंतजार करना चाहिए और पिताजी जल्द ही वापस आएंगे। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। कुछ सरल शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद झांग हान उठकर दरवाजे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसका चेहरा बदल गया। वह लिफ्ट में जाने की बजाय सीढ़ी पर आ गया। जैसे ही वह नीचे गया, झांग हान का चित्र धीरे धीरे फीका पड़ गया और गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की से हल्की हवा चल रही हो। वांग मिंग अभी कमरे से बाहर आए। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसका मुंह थोड़ा कांप गया। कहाँ है वह? वह इतनी जल्दी क्यों चला गया? लगभग 10 सेकंड बाद जूम करें। पार्किंग में एक मर्सिडीज स्टॉप हुई थी। झांग हान ड्राइवर की सीट पर दिखाई दिया और कार को बहुत तेजी से बाहर निकाला। एक ही समय पर रूशिन होटल से कुछ ही दूरी पर सड़क पर एक ऑडी ए8L आगे चल रही थी। उसके पीछे एक मर्सिडीज बेंज चल रही थी। झाओ फैंग की अध्यक्षता वाली कार में उसका चेहरा थोड़ा सफेद था और उसने आहू कहा, आहू, क्या आप मिस लियू के साथ हैं? एक कार जिसका लाइसेंस नंबर XXXXXX है और यंग मास्टर गु नाम के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी की जांच करें। वे 2 हैं जो एक जैसे दिखते हैं। झाओ फैंग को नहीं पता था कि दुश्मन कौन था, लेकिन उसका साथी जल्द ही यहाँ होगा। इसलिए वह रसद कार्य की व्यवस्था करेगा और उनके दुश्मन की जानकारी की जांच करेगा। वह जानता था कि जो कोई भी उसकी मैडम को धमकाने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। मर्सिडीज बेंज टीम के पीछे से कुछ ही दूरी पर अंकल जी अपनी पगानी में उनके चेहरे पर इत्मीनान के भाव के साथ उनका पीछा कर रहे थे, जैसे कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पगानी से 10 मीटर दूर निंग जियाओटियन ने अपनी फरारी चलाते समय एक फोन नंबर डायल किया। हेलो थर्ड अंकल, मछली फंस गई है। अब मैं गुपेंग के गार्डन ऑफ वाटर चाम के विला की ओर गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे यकीन है कि झांग नाम का लड़का आएगा। ठीक है, मैं यहाँ उनकी देखभाल करूंगा। अगर कुछ भी हुआ तो मैं यथाशीघ्र तीसरे अंकल को स्थिति की सूचना दूंगा। फोन काटते हुए निंग जियाओटियन ने एक लंबी सांस ली।
मेरी वजह से निंग जानकी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अब मैंने जो किया है वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए है। अगर चीजें ठीक रहीं तो मुझे बहुत फायदा मिलेगा। मैं गड़बड़ करता रहूंगा। निंग जियाओटियन इस बात से चिंतित थे। अग्रणी ऑडी कारों में गु शुआई ने पीछे वाली कारों पर ध्यान केंद्रित किया। धत्तेरी की, वे चिपचिपी कैंडी की तरह घृणित हैं। मैं उन्हें मार डालूंगा। पिछली सीट पर गु शुआई ने डांटा, अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। नमस्ते अंकल लियू, क्या आप वाटर चार्म गार्डन में हैं? मैं वहां सेंचुरी रोड पर गाड़ी चला रहा हूं। लोगों का एक समूह हमारा पीछा कर रहा है और आप उन्हें साफ करने के लिए किसी को ले जा सकते हैं। मैं और मेरा भाई ऑडी चला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। फोन रखने के बाद गु शुआई ने मुस्कुराते हुए जियान की ओर देखा। आपके अंगरक्षक बहुत वफादार हैं। वे सिर्फ अंगरक्षक नहीं हैं। जियान थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपने स्वर और अभिव्यक्ति को शांत रखने की कोशिश की। फिर और क्या? गु शुआई ने लापरवाही से पूछा। दोस्त और परिवार के सदस्य। हा, ये सुनकर गु शुआई हंसी। जियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम न केवल सुंदर हो बल्कि प्यारी भी हो। मुझे लगा कि स्क्रीन पर मैंने मिस जी की जो सुंदरता देखी वह मेकअप और फोटोग्राफी का प्रभाव था। आज मैंने पाया कि तुम तस्वीरों और टीवी से भी ज्यादा खूबसूरत हो। यह आश्चर्यजनक है। गु पिंग ने अपना सिर घुमाया और जियान की ओर देखा। प्रशंसा सुनकर खुशी हुई। धन्यवाद, जियान ने शांति से कहा। सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, आपका दिल भी बहुत मजबूत है और आप ऐसी स्थिति से बिल्कुल भी नहीं घबराते। गु पिंग ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको आश्चर्य नहीं है कि हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं? जियान ने बिना कुछ कहे अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे डर है कि आप पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं, है ना? क्या तुम्हें इसकी आदत है? गु शुआई बुरी तरह हंसी। जियान थोड़ा सा घबरा गया और उसने रियरव्यू मिरर में उसकी ओर देखा। लेकिन जियान अभी भी चुप था। वह जानती थी कि उसे अभी समय चाहिए। बेहतर होगा कि उनके मूड में ज्यादा बदलाव न होने दिया जाए। जियान ने कुछ नहीं बोला और भाई और अधिक उत्साहित थे। सामने ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं। उनके पीछे विला क्षेत्र है जहां मेरा एक विला है। गु पिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आप में बहुत दिलचस्पी है। आप सहमत हो या न हो, हम आज आपके साथ कुछ आदिम कार्य करेंगे। यदि आप हमारा सहयोग करेंगे तो आपको धन, प्रसिद्धि और भाग्य आसानी से मिल जाएगा। भविष्य में भी हम आपको सुपर फ्रंट लाइन इंटरनेशनल स्टार बनाएंगे। अब आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए यहाँ एक नाटक देखें। गु शुआई ने सामने से कई कारों को तेजी से आते देखा, ताली बजाई और कहा, भाई वे यहाँ हैं। ठीक है, हम पहले नाटक देखेंगे। गु पिंग धीरे से मुस्कुराया और कार रोक दी। उनके पीछे आ रही मर्सिडीज बेंज, पगानी और फरारी भी रुक गईं। वाह, गु भाइयों के अंगरक्षक यहाँ हैं। क्या वे पहले जियान के अंगरक्षकों को रौंदना चाहते हैं? लानत है, वह आदमी कहाँ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शक्तिशाली है? क्या गु भाई बिना किसी कठिनाई के अपनी आशा को साकार करने जा रहे हैं? निंग जियाओटियन ने एक पल के लिए सोचा, कार से बाहर निकला और सड़क के किनारे एक पेड़ के पास चला गया। उसने एक सिगरेट जलाई और धूम्रपान करते हुए कई कारों को करीब और करीब आते देखा। बाईं और दाईं ओर स्कूल का मैदान था। अब सर्दियों की छुट्टियां थीं और कोई छात्र नहीं था। उसके सामने चौराहा था और कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं। दो गाड़ियां पीछे क्यों हैं? निंग जियाओटियन ने देखा कि सामने से 100 मीटर से अधिक दूर ट्रैफिक लाइट चौराहे पर दो ऑडी कारें रुकी हुई थीं और काले सूट में 4 आदमी इस तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। जाहिर है वे गु भाइयों के अंगरक्षक भी थे। हालांकि इससे पहले कि वे चौराहे से आगे भागते, चीख, एक तेज टायर के जमीन से रगड़ने की आवाज आई। चौराहे पर दर्जनों कारों में बैठे लोगों की नजर में और दूसरी तरफ निंग जियाओटियन, झाओ फैंग, जियान, गु भाइयों और कई अन्य लोगों की नजर में। एक काली मर्सिडीज बेंज भूत की तरह सड़क के किनारे से लंबे बहाव के साथ आई, फिर तेजी से आगे बढ़ गई। जब वह ऑडी के सामने पहुंची तो उसे टेल फ्लिक से रोक दिया गया। ये किसका पागल आदमी है? गु शुआई ने अपना सिर हिलाया और असमंजस में पूछा। वह यहाँ है। पगानी में अंकल जी की आंखें चमक उठी, लेकिन वह जल्द ही थोड़ा घबरा गए। क्या मैं कुछ ज्यादा ही करीब हूँ? उसने अनजाने में खुद को नीचे कर लिया, मानो वह खुद को कार में छिपाना चाहता हो। सबकी निगाहों में टकराना। मर्सिडीज बेंज का दरवाजा खुला और स्केट जूते और जीन्स में एक पैर दिखाई दिया। फिर पूरा शरीर ड्राइवर की सीट से उतर गया। वह कुछ हद तक सुंदर और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। वह गंभीर दिखे और सीधे ऑडी A8L के पास गए। इस समय दोनों ओर से आने वाली 6 कारों में गु पिंग के अंगरक्षकों, जिनमें 2 स्वर्ग चरण मास्टर्स भी शामिल थे, ने पाया कि वे इस समय हिल नहीं सकते थे। वे केवल उस आदमी को कदम दर कदम ऑडी की ओर बढ़ते हुए देख सकते थे। जल्द ही वह सह पायलट की स्थिति में गया और धीरे से दरवाजा खोला। चलो चलें। जियान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसे मुस्कुराया, में सिर हिलाया, उठकर कार से बाहर निकली, उसका हाथ पकड़ा और वापस मर्सिडीज की ओर चल दी। इस अवधि के दौरान गु पिंग और गु शुआई दोनों ने पाया कि वे केवल अपनी आंखें हिला सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे। क्या हो रहा है? सभी की निगाहों के नीचे झांग हान और जियान मर्सिडीज बेंज पर चढ़ गए और धीरे धीरे आगे बढ़े। पीछे की दूसरी मर्सिडीज बेंज उनके पीछे थी। वो तो बस ऐसे ही चला गया। पीछे पगानी में अंकल जी की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। क्या उसे निर्दयी झांग नहीं कहा जाता है? ऐसे उकसावे के सामने उन्होंने क्यों नहीं? इससे पहले कि अंकल जी कुछ सोच पाते, खड़खड़ाहट। अचानक हवा का एक झोंका सामने की कारों के ऊपर से गुजरा और उसे लगा कि कई विशाल ऊर्जा हथेलियां तेजी से एक जगह आ रही हैं। हथेलियों की ऊर्जा ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार वह कार्रवाई करता है। बस जब यह विचार आया, टकराना। गु पिंग के अंगरक्षकों की दाहिनी ओर की पहली कार अचानक एक बोर्ड की तरह टूट गई थी। वे सामान्य लोग थे जो ऊर्जा हथेली नहीं ढूंढ सके, इसलिए उन्होंने केवल अचानक दृश्य देखा। वे सभी स्तब्ध थे। टकराना। दूसरी आवाज निकली और दाहिनी ओर की दूसरी कार अज्ञात ऊर्जा द्वारा पैनकेक में कुचल दी गई। बैंग बैंग। 2 और ध्वनियां। बाईं ओर की 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। पूरी कार अब गद्दे से भी कम मोटी लग रही थी और अंदर के लोग। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। इस समय सड़क के विपरीत दिशा में वाहनों में हर कोई स्तब्ध था और विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ था। यह क्या है? मानसिक घटनाएं। 4 कारों के कुचले जाने के बाद गु पिंग और गु शुआई ने पाया कि वे आगे बढ़ सकते हैं। आहा, वे चिल्लाए और दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन पता चला कि वे उसे नहीं खोल सके। मदद करना। दोनों के चिल्लाने के बीच अचानक एक और आवाज आई। दरार। उन्होंने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली और ऊपर देखा, पाया कि कार की छत का आकार बदल रहा था, जैसे कि किसी पहाड़ से नीचे दबाया जा रहा हो।
टकराना, यह आखिरी दृश्य था जो उन्होंने देखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे निर्दयी झांक कहा जाता है। पगानी में अंकल जी डर से हौंफने लगे और बोले, उन्होंने शहरी क्षेत्र में ऐसा करने का साहस किया। जाहिर है वह एक निर्दयी आदमी है। उसकी हथेली दरवाजा खोलने के लिए हिली, लेकिन उसने पाया दरवाजा। वह इसे खोल नहीं सका। अंकल जी तुरंत घबरा गए। उन्हें संकट ऊपर से आने का एहसास हुआ। हालांकि जब उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करना शुरू किया, टकराना, एक बड़ी आवाज निकली और सारी पगानी कुचल गई। सड़क किनारे पेड़ के पास निंग जियाओटियन ने यह सब आश्चर्य से देखा और अभी अभी अंकल जी की चीख भी सुनी। उसके दाहिने हाथ में मौजूद सिगरेट जमीन पर गिर गई, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। वह स्तब्ध था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। यह क्या है, क्या चल रहा है? निंग शियाओटियन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया क्योंकि वह सदमे में था। वह लड़खड़ाते हुए 4 कदम पीछे चला गया और उसकी आंखें गोल हो गईं जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। खड़खड़ाहट। वह अपने माथे से बहते ठंडे पसीने को रोक नहीं सका। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका मन शांत दिखने वाले व्यक्ति से भरा हुआ था। वह झांग हानियांग है। उसने ऐसा किया। हाँ, ये वही होगा। लेकिन वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? निंग जियाओटियन डर गया था। उसने अपने दाहिने हाथ से फोन जेब से निकाला, लेकिन उसके हाथ के कांपने से फोन जमीन पर गिर गया। एक गहरी सांस लेते हुए निंग जियाओटियन ने अपना मोबाइल फोन उठाया और कांपते हुए फोन मिलाया। तीसरा अंकल, मैंने झांग हानियांग को देखा होगा। कुछ हुआ, कुछ भयानक हुआ। अंकल जी को कुचलकर मार डाला गया। गू भाइयों को कुचलकर मार डाला गया। उनके अंगरक्षक भी ऐसे ही थे, वे सभी। घटनास्थल के सामने काले सूट में वे अंगरक्षक, जो ट्रैफिक जाम के कारण देर से आए थे, आंखें और मुंह खोले हुए बहुत आगे नहीं देख रहे थे। वे स्तब्ध रह गए। ये भयानक है, जल्दी करो, गू परिवार से संपर्क करें। 4 अंगरक्षकों ने जल्दी से अपने मोबाइल फोन निकाले और सबसे पहले गू परिवार को सूचित किया। इस खबर से गू परिवार सदमे में था। गू पिंग और गू शुआई पैट्रियार्क गू के बेटे थे। समाचार की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद गू परिवार के कई सदस्यों ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। गू परिवार की जड़ें लिनहाई शहर में गहरी थीं और उनका यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव था। वे स्थानीय सम्राट की पदवी के पात्र थे। गू परिवार के अलावा निंग परिवार भी थोड़ा उदास था। परिवार में कुछ ग्रैंड मास्टर स्ट्रॉन्ग थे और मिडिल स्टेज में अंकल जी की मृत्यु हो गई थी। यदि गू परिवार ने इस मामले को आगे बढ़ाना छोड़ दिया तो निंग परिवार वास्तव में बहुत कुछ खो देगा। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही और अधिक रोमांचक समाचार पता चला। लिहाई राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक गू शिशन ने प्रस्थान किया। ये गू परिवार है। वे लिनहाई में शीर्ष परिवार हैं और वे कैसे हार मानेंगे? ये निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई होगी। निंग परिवार के कई लोगों का ये विचार था, लेकिन वे अब भी उदास थे। अंकल जी ने उनका पीछा क्यों किया? हमें नहीं पता था कि झांग हानियांग इतना निर्दयी हो सकता है और बिना किसी कारण के उसे मार डाला। उद्धरण चिन्ह। घटनास्थल पर चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें कई बार बदली गईं, लेकिन कोई भी कार स्टॉप नहीं हुई। कई निजी कार मालिक भी हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था और वे भ्रमित थे। बस में कई मीटर पीछे 10 से अधिक लोग थे जो कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और इस पर चर्चा करने लगे। सामने वाले लोग तो फिल्में बना रहे हैं ना, या जादू? परिस्थिति क्या है? 6 या 7 कारें कागज के टुकड़े बन गई हैं। ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या उन्हें सहारा होना चाहिए? लेकिन भले ही वे सहारा हों, कारों में बैठे लोग कहाँ हैं? जैसे ही यह भाषण निकला, बस में सन्नाटा छा गया। कार में वे लोग कहाँ हैं? क्या वे मरने के अजीब तरीके अपना रहे हैं? यह कोई दिखावा नहीं था, लेकिन वे लोग मरने के लायक थे। धीरे धीरे कई लोगों को एहसास हुआ कि कुछ बुरा हुआ है। कई निजी गाड़ियां उत्सुकतापूर्वक वहां से गुजरी। सामने का हाल देख कार मालिकों के चेहरे उड़ गए। ये भयानक था कि वे कारें रोलर से कुचली जाने जैसी थीं और पैनकेक बन गईं। 3 मिनट बाद जूम हर चौराहे से पुलिस की दर्जनों गाड़ियां आ रही थीं। इतने सारे पुलिस अधिकारियों को देखकर और भी लोगों के चेहरे पीले हो गए। ये सचमुच एक भयानक दुर्घटना थी। क्या यह मर्सिडीज बेंज टीम के कारण हुआ है जो पहले चली गई थी? क्या कार से अकेले उतरे युवक ने ऐसा किया? उस पुरुष ने ये कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोग अनुमान लगा रहे थे। वे ये भी जानते थे कि इस मामले का उस युवक से कुछ लेना देना होना चाहिए जो अभी कार से उतरा था। हालांकि संबंधित पक्ष झांग हान गाड़ी चला रहा था और धीमी आवाज में जियान के साथ बातचीत कर रहा था। जब वह चली गई तो जियान ने भी पीछे से कुछ धीमी आवाजें सुनी। जियान को पता था कि यह झांग हान ही है जो अपनी चाल चल रहा है। उसने अपने लाल होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा या उनकी ओर मुड़कर नहीं देखा। झांग हान चिंतित था कि जियान डर जाएगा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके सिर को छुआ। उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा। जियान ने बिल्ली के बच्चे की तरह अपना मुंह सिकोड़ लिया और अपना गुलाबी गाल झांग हान की बांह पर रगड़ा। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने बाएं हाथ से अपने बालों की ओर इशारा किया। मुझे पता है, उनकी वजह से मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं और मैं डरता नहीं हूं। मैं बस थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। मुस्कुराते हुए झांग हान ने विषय बदल दिया। रोंग परिवार से मेरे सबसे बड़े चाचा, चाची और मेरे दूसरे चाचा यहाँ हैं। होटल में उनके साथ रात्रि भोज करने के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। वे आज यहाँ हैं। वे अभी होटल में हैं। खैर, मैंने अभी तक खुद को तैयार नहीं किया है। जियान ने अपने बालों को चिकना करते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब तुम बहुत खूबसूरत हो। आपने बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने हैं। झांग हान ने प्रशंसा की। क्या वह सही है? लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने बालों को कल करना चाहिए और अधिक शालीन कपड़े पहनने चाहिए। जियान ने उसकी पोशाक को देखा और कहा, क्या ये सूट उपयुक्त है? बेशक यह आप पर अच्छा लगता है। झांग हान ने उसे मुस्कुरा दिया। वे बातें करते रहे। 10 मिनट से अधिक समय तक वापस गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने पाया कि उनके सामने चौराहे पर लगभग कोई पैदल यात्री नहीं था। बाईं और दाईं ओर केवल 3 हम थे। 8 आदमी हम के बाहर खड़े थे। प्रत्येक ने नीले कपड़े पहने थे और उनके दाहिने कंधे पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का निशान था। इस समय झांग हान ने अचानक कहा, क्या आप जानते हैं कि अब भी ऐसे लोग क्यों हैं जो आपको परेशान करना चाहते हैं? अच्छा, क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ। जियान ने अपनी खूबसूरत बड़ी आंखें झपकाईं। वह जानती थी कि पुरुष खूबसूरत महिलाओं को जीतना पसंद करते हैं और वह इतनी खूबसूरत महिला थी। यह एक कारण है। झांग हान उदासीनता से मुस्कुराया और जारी रखा।
दूसरा कारण यह है कि मेरे द्वारा मारे जाने से पहले वे मुझसे डरते थे। जब मैं अपने दुश्मनों को मारकर पूरी दुनिया को चौंका दूंगा तो कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अकस्मात 2 अधेड़ उम्र के लोग ठंडे चेहरे के साथ यहाँ आए। झांग हान की कार से 10 मीटर आगे उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और कठोर स्वर में बोला, रुको। हालांकि झांग हान ने उन पर ध्यान नहीं दिया, फिर भी कार चला रहा था। फिर दाहिनी ओर वाले व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, रुको। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे। 2 मध्यम आयु वर्ग के लोग उनके पीछे कई लोगों के साथ चौंक गए और फिर वे दोनों तरफ पीछे की ओर उड़ गए। 20 मीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए जमीन पर गिर गए और अब कोई आवाज नहीं की। मर्सिडीज की एक कतार सड़क के दक्षिण की ओर जारी रही। उनके जाने के 3 मिनट बाद दोनों तरफ की कारों से 2 पीली आकृतियां कांपती हुई बाहर आईं। उनमें से एक ने फोन निकाल लिया। निर्देशक गो, उन्होंने फिर से एक चाल चली और उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया। रक्षक फैंग और अन्य सभी मारे गए। ये खबर सुनने के बाद गु शिशन का चेहरा काला पड़ गया। वह एक सैन्य हमर गाड़ी पर था और यातायात पुलिस द्वारा अवरुद्ध सड़क पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के सामने से 300 मीटर दूर एक चौराहा था जो झांग हान के लिए पेनिनसुला होटल लौटने का एकमात्र रास्ता था। इस समय चौराहे के बीच में 6 असाधारण आदमी खड़े थे। उनमें से 5 ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज पर थे और उनमें से एक ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज पर था। चौराहे के दोनों किनारों से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के 30 से अधिक कर्मी थे। ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज में बड़े लोगों को छोड़कर अन्य संरक्षक, मुख्य पर्यवेक्षक और अन्य सभी दोनों तरफ खड़े थे। हालांकि वे यहाँ थे, वे केवल दर्शक ही हो सकते थे। जब गु शिशन पहुंचे तो सभी 6 ग्रैंड मास्टर्स ने उनका स्वागत किया। निर्देशक गो, ओह, गु शिशन ने गहरे चेहरे के साथ सिर हिलाया। मेरी संवेदना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि झांग हानयांग इतना अनियंत्रित होगा। वह इतना अहंकारी था कि उसने शहरी क्षेत्र में गैर शरारती लोगों को भी चोट पहुंचाई। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सफेद बालों वाले वृद्ध पुरुषों में से एक ने फुफकारते हुए कहा। अंत में हत्यारा मारा जाएगा। झांग हानयांग एक हत्यारा आदमी है और वह कई अपराधों का दोषी है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। दूसरे ने गंभीरता से कहा। लेकिन ये कहने के बाद उन्होंने गु शिशन की ओर देखा और कहा, एल्डर डोंगलाई कब आएंगे? मेरे चाचा हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में अद्वितीय कृपाण तकनीक सीख रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें ये खबर नहीं दी। गु शिशन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा झांग हानयांग मेरे चाचा की सजा के लायक नहीं है। ये टिप्पणी सामने आते ही मौके पर मौजूद कई लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। अगर गु डोंगलाई नहीं आती है तो हम झांग हानयांग को कैसे हरा सकते हैं? उनके चेहरों को देखकर गु शिशन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, अगर हम अकेले झांग हानयांग का सामना करते हैं तो हम उसे नहीं हरा सकते। लेकिन यह मत भूलो कि उसकी औरतें और अनुयायी उसके साथ हैं और अब वह हमारे खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। जब तक हम उन्हें मुख्यालय ले जाते हैं और उस हथियार का उपयोग करते हैं, उनका भाग्य हमारे हाथों में होगा। गु शिशन के शब्दों ने अन्य 6 लोगों के चेहरे के भाव बदल दिए। ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज के मार्शल कलाकार ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये किंवदंती में मुख्यालय में तय की गई चीज है? हाँ, गु शिशन ने सिर हिलाया। तो यह अच्छा है। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, हम 7 लोग अभी भी झांग हानयांग को हरा सकते हैं। ये सही है। झांग हानयांग का वह प्रचार बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया है। वह अभी तक दैवीय क्षेत्र में नहीं पहुंचा है और उसके पास इतना अहंकारी होने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। अजय ग्रैंड मास्टर, हाँ, उसने अभी तक एल्डर डोंगलाई से लड़ाई नहीं की है। वह अजय ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? उपस्थित अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। अन्य 6 लोगों को गु परिवार पर निर्भर रहने का विचार था, हालांकि उनमें से कुछ अभी भी बहुत घबराए हुए थे। लेकिन ऐसे क्षण में एक समर्थक ढूंढने का यह एक अच्छा समय था। जो अधिक महत्वपूर्ण था वह यह था कि उनका मानना था कि वे अपनी ताकत के संयोजन से झांग हानयांग को हरा सकते हैं। दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकांश सदस्य घबराए हुए थे। निर्दयी झांग आ रहा है। यहाँ हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक, 3 बुजुर्ग और मार्शल आर्टिस्ट सूची में 3 अन्य शीर्ष 15 मास्टर्स हैं। यहाँ तक कि निर्दयी झांग भी हमें देखकर डर जाएगा। अगर हम लड़ते हैं तो ये दुनिया को हिला देने वाला युद्ध होगा। मुझे डर है कि दोनों तरफ की इमारतें नष्ट हो जाएंगी। वह आ रहा है। झांग हानयांग आ रहा है। अचानक भीड़ में कई चीखें सुनाई दी और कई लोग आगे देखने लगे। एक मर्सिडीज बेंज उनकी ओर आ रही थी। यह एक साधारण कार थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस समय यह एक प्राचीन भयंकर जानवर में बदल गया है, जिससे कई लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे। वे इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने अपनी सांसें भी रोक लीं और पलकें नहीं झपकाईं, सीधे आती हुई कारों को देखते रहे। वो आ रहा है। झांग हानयांग आ रहा है। कई धीमी और तनावपूर्ण आवाजों के साथ मर्सिडीज बेंज की एक पंक्ति धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंची जो उनका इंतजार कर रहे थे। सड़क के दोनों ओर कोई नहीं था क्योंकि आसपास की सड़कें आपातकालीन नियंत्रण में थीं। सड़क के एक तरफ एक चौराहा था और दूसरी तरफ एक निजी जागीर थी। सड़क का यह भाग गु शिशन के लोगों की तत्काल पसंद था। जब गु शिशन ने अग्रणी कार देखी तो उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी। ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज में उनके 6 मार्शल आर्टिस्ट थे और मिडिल स्टेज में एक। वह हमें 10 चालों में नहीं हरा सकता और यहाँ तक कि मेरे चाचा भी ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ तक झांग हानयांग का सवाल है, उसके पीछे के लोग उसकी कमजोरी हैं। गु शिशन को अपने परिवार के बुजुर्ग गु डोंगलाई की ताकत का पता था। आखिरकार उनमें से 7 कमजोर नहीं थे और यहाँ तक कि गु डोंगलाई भी उन्हें 10 चालों के भीतर नहीं हरा सके। इसलिए उन्हें यकीन था कि झांग हानयांग भी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसे पकड़ लेंगे। गु शिशन ने गंभीरता से सामने की ओर देखा। वह अब अधिक आश्वस्त था। सबकी निगाहों के नीचे 6 मर्सिडीज बेंजों की एक कतार धीरे धीरे उनके पास पहुंची। कारों के आने से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कई सदस्य और अधिक घबरा गए। पहली मर्सिडीज बेंज चौराहे से 50 मीटर की दूरी पर थी। ड्राइवर का दरवाजा अचानक खुला और काले रंग का अवकाश सूट पहने एक आदमी कार से नीचे आया। ये झांग हानयांग था। वह कार के आगे आगे चल रहा था, लेकिन कार अभी भी सीधी रेखा में धीरे धीरे चल रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि झांग हानयांग धीमे थे, उनकी गति वास्तव में कार के समान थी, जो बहुत अजीब थी। वह हमसे संपर्क कर रहा है। उनकी शांत अभिव्यक्ति से वे अमर प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था मानो उसके सादे चेहरे के नीचे दुनिया से परे एक तरह की गरिमा थी। वह इतना शांत क्यों है? वह इतना उदासीन क्यों है? झांग हानयांग किस तरह का व्यक्ति है? उपस्थित दर्जनों लोग असमंजस में पड़ गए। लेकिन ठीक इसी क्षण उनकी नजर में निर्देशक गु शिशन ने एक चाल चली। वह झांग हानयांग की ओर बढ़ा।
freewebnovel.com पर अधिक अध्याय पढ़ें। उसके पीछे के 6 लोग भी आगे बढ़े, लेकिन वे एक दूसरे से थोड़ा दूर थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब झांग हयांग ने कोई कदम उठाया, तो वे पहली बार में ही झांग हयांग के पीछे अन्य लोगों पर हमला करने का अवसर जब्त कर सकें। इस गति से वे 10 सेकंड से भी कम समय में टकरा जाएंगे। क्या उनमें झगड़ा होने वाला है? टकराना, एक धीमी आवाज निकली। झांग हयांग ने अपनी कार का दरवाजा बंद कर दिया। क्या वह कोई कदम उठाने के लिए तैयार है? बहुत घबराई हुई निगाहों के बीच निर्देशक गु शिशन ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। झांग हयांग, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक के रूप में लिन हाई में आम लोगों को चोट पहुंचाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं गु शिशन हूं, लिन हाई राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का निदेशक। मैं तुम्हें मेरे साथ चलने का आदेश देता हूं। आप गु परिवार से हैं? झांग हान ने उसकी ओर देखा और शांति से पूछा। हाँ, गु शिशन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। झांग हानयांग, तुमने मेरे परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाई है और गु परिवार को तुच्छ समझते हो। आप अफवाह की तरह अहंकारी हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम लिन हाई में हो और तुम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। आप भी मेरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक हैं और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप समझौता कर लें और मेरे साथ चले जाएं। अन्यथा जब एल्डर गु अपनी बंद कमरे में खेती पूरी कर लेगा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। हिस, जैसे ही यह बयान दिया गया, उनके आसपास मौजूद कई राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कर्मियों के चेहरे के भाव बदल गए। निर्देशक गु वास्तव में निडर और शक्तिशाली हैं। वह झांग हानयांग से बिल्कुल भी नहीं डरता। यह आश्चर्यजनक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह गु शिशन है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह गु परिवार से है। जब वे इसी तरह बात कर रहे थे, अचानक एक हल्की सी आवाज आई। मेरा इरादा तुम्हारी जान बख्शने का था, अफसोस की बात है। हंसना, चपटा करना, चपटा करना। सभी दर्शकों की निगाहें गु शिशन से हटकर फिर से झांग हान पर टिक गईं। बस इसी क्षण, बूम, अचानक एक धमाका हुआ। फिर सबकी निगाहों के नीचे झांग हान की आकृति अचानक चमक उठी। एक धुंधली काली रोशनी चमकती हुई सीधे गु शिशन की ओर चली गई। झांग हान ने गु शिशन को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं दिया। वह अचानक गु शिशन के सामने आ गया। खड़खड़ाहट। गु शिशन हैरान रह गया और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन वह झांग हान की तुलना में बहुत धीमा था। इससे पहले कि गु शिशन कोई कदम उठा पाता, झांग हान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली को गु शिशन के माथे पर दबा दिया। नहीं, गु शिशन आश्चर्यचकित था और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने अभी अभी अपना मुंह खोला और उसके पास पूरा शब्द कहने का भी समय नहीं था। झांग हान की उंगली गिर गई। ये गु शिशन के माथे पर सटीक रूप से दबा। टकराना, बिजली की 2 हरी चमक ने अचानक गु शिशन की पुतलियों पर कब्जा कर लिया। बस इसी क्षण गु शिशन के दोनों ओर के 6 लोग भयभीत हो गए और यहां तक कि सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति भी चिल्लाया, ये कैसे संभव हो सकता है? इतनी कम दूरी में वह केवल अपने शरीर से ध्वनि अवरोध को कैसे तोड़ सकता है? एक और आदमी चिल्लाया। लेकिन केवल ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट ने ही सबसे उपयोगी वाक्य कहा। दौड़ना, वह अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाया। जैसे ही उसके शब्द बोले, वह भयावह आवाज फिर फैल गई। बैंग बैंग बैंग। सामने सड़क के दोनों किनारों पर खड़े दर्जनों लोगों की चकित आंखों में झांग हानयांग की आकृति अचानक धीमी ध्वनि में 6 भागों में विभाजित हो गई। वे 6 लोग बस भागना चाहते थे और यहाँ तक कि उनके शरीर भी आधा मीटर पीछे हट गए, लेकिन वे झांग हानयांग की अजीब गति का विरोध नहीं कर सके। आखिरकार झांग हान की उंगली के नीचे उनके शरीर स्थिर हो गए, जैसे कि उनका समय अब नहीं गुजरेगा। हुश, मैदान पर झांग हान की 6 आकृतियां टिमटिमाने लगीं और धुंधली हो गईं। उसी समय आगे बढ़ती हुई पहली बेंच के बगल में झांग हान दिखाई दिया। जब उसने अपना दाहिना हाथ कार के दरवाजे पर दबाया तो अचानक उसकी नजर सामने की सड़क के दोनों ओर पड़ी। हिस, वहां खड़े दर्जनों लोग अचानक डर गए और उनमें से ज्यादातर लोग कई कदम पीछे हट गए। उनमें से कुछ इतने डरे हुए थे कि वे न तो बोल पा रहे थे और न ही कुछ कर पा रहे थे। खराब मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता वाले कई लोग थे जो सीधे जमीन पर गिर गए। उनके मन झांग हान के शांत चेहरे और उदासीन आंखों से भरे हुए थे। हालांकि झांग हान एक सुंदर आदमी था, लेकिन वह उनके दिमाग में शैतान की तरह था। इस समय उनके शरीर अकड़ गए, मानो उनकी गर्दन दबा दी गई हो और उनके दिल अचानक बंद हो गए। टकराना, इन भयभीत आंखों में झांग हान ने अपनी नजर वापस ले ली, अपना सिर नीचे कर लिया, दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जूम करें, कार थोड़ी तेज हुई और आगे की ओर चल दी। जब कार उनकी नजरों से ओझल हो गई तो इन लोगों को अचानक पता चला कि उनकी पीठ पसीने से भीग गई है। लेकिन इस वक्त किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उन्हें कितना पसीना आया। हंसना, चपटा करना, चपटा करना। उनकी नजर उन 7 लोगों पर पड़ी जो उनसे दसियों मीटर की दूरी पर खड़े थे। निर्देशक गु को क्या दिक्कत है? क्या उन्हें झांग हानयांग ने ठीक किया था? ये होना चाहिए, अन्यथा वे कैसे नहीं हिल सकते? क्या वे मर चुके हैं? अचानक भीड़ में से आवाज गूंजी और फिर हैरानी से हौंफने की कई आवाजें आईं। जाओ और देखो, एक रक्षक ने झट से कहा। अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। समूह में वे धीरे धीरे गु शिशन के पास पहुंचे। निदेशक गु। रक्षक ध्यान से रोया। कोई प्रतिक्रिया न सुनकर वह धीरे धीरे निराश हो गया। गल्प, अपनी लार निगलने के बाद उसने अपनी सांस रोकी, सामने की ओर चला और गु शिशन के कंधे को धीरे से छुआ। निर्देशक, डकार। एक पल के लिए वह डर के मारे पीछे हट गया, केवल ये देखने के लिए कि जिस स्थान पर उसने गु शिशन के शरीर को छुआ था वह राख जैसा कुछ बन गया था और दूर जाने लगा था। खड़खड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे उसने डोमिनोज को धक्का दे दिया हो और कई सेकंड के भीतर गु शिशन का पूरा शरीर उड़ती हुई राख में बदल गया। हल्की हवा के साथ वह पूरे मैदान में चला गया और अन्य 6 शव भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। वह मर चुका है। निर्देशक गु मर गए हैं। हे भगवान, वे सभी मर चुके हैं। हम क्या कर सकते हैं? भीड़ हंगामा कर रही थी और रक्षक पीले चेहरे के साथ मर्सिडीज बेंज की ओर जाने की दिशा में देख रहा था और अपने आप में बड़बड़ा रहा था। आखिरकार मुझे पता चला कि उसे निर्दयी झांग क्यों कहा जाता है। मुझे डर है कि लिन हाई में कोई बड़ा झटका होने वाला है। ये सिर्फ वे ही नहीं, यहाँ तक कि झाओ फैंग और अन्य जो पीछे गाड़ी चला रहे थे भी हैरान थे। ठीक है, मास्टर बहुत अधिक ताकतवर प्रतीत होता है। झाओ फैंग का मुंह थोड़ा कांप उठा। उसने सोचा कि अपने स्वामी की साधना के तहत वह और अन्य दोस्त तेजी से प्रगति करेंगे और उनके स्वामी के बीच की दूरी कम हो जाएगी। लेकिन वास्तव में वे और भी दूर होते जा रहे थे। वह ये नहीं देख सका कि मास्टर अब किस स्तर की ताकत पर है। क्या वह ईश्वरीय लोक तक पहुंच गया है? नहीं। क्या वह अब सहजता अवस्था में है? नहीं। इस बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी।
क्या यह अंतिम अवशेषों का खजाना है? तो क्या वह फाउंडेशन लेट स्टेज पर है? एक फाउंडेशन लेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह हरे हाथ की तरह नहीं बल्कि एक मास्टर की तरह था। झाओ फैंग कड़वाहट से मुस्कुराए और उस ग्रेड के बारे में सोचा जिसके बारे में झांग हान ने बात की थी। उसे अब भी ऐसा लग रहा था मानो वह सपना देख रहा हो। पीछे लिंग यू और एल्डर मिंग गाड़ी चला रहे थे और याद कर रहे थे कि क्या हुआ था, और यहाँ तक कि लियांग हाओ भी भ्रमित थे। वह और अधिक निर्दयी होता जा रहा था। जबकि वे अभी भी भ्रमित थे, टीम पेनिनसुला होटल लौट आई। झांग हान और जियान ने कार से उतरने का बीड़ा उठाया। जब झाओ फैंग और लियांग हाओ उसके पीछे से आए तो झांग हान का दाहिना हाथ थोड़ा हिल गया और उन पर कई गोलियां फेंकी गईं। मास्टर, झाओ फैंग कुछ कहने ही वाला था। झांग हान ने अपना हाथ लहराया, ऊपर जाओ और आराम करो। ठीक है। झाओ फैंग रुके और सिर हिलाया। वह कहना चाहता था कि यह उनकी गलती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मास्टर ने ऐसा नहीं सोचा था। वास्तव में वे दोषी नहीं थे। झांग हान जानता था कि वे अभी भी बड़े हो रहे थे। फिर झांग हान ने जियान का हाथ पकड़ा और उन्हें होटल में ले गया। ऊपर जाने के बाद झांग हान दरवाजे पर रुक गया और उसके हाथ में एक आइसक्रीम दिखाई दी जो उसने मिंगमैन को देने का वादा किया था। वे अपने कमरे में वापस चले गए। मिंगमैन सोफे से खड़े होने का इंतजार नहीं कर सकी। पापा, माँ, भाई, भाभी, फेफी, आप वापस आ गए, झांग ली ने कहा। रोंग जियाक्सिन और वांग मिंग ने भी नमस्ते कहा और फिर झांग हान और जियान सोफे पर गए, बैठे और मिंगमैन को अपनी आइसक्रीम दी। जूफी ने खुद को शांत करने के लिए पानी पीना शुरू कर दिया। एक दूसरे का परिचय देने के बाद जिया वेई ने जियान का हाथ थाम लिया और उससे बहुत संतुष्ट हुई। रोंग शिंग ने कहा कि परिवार के सभी 3 सदस्य अच्छे दिखने वाले थे। यहाँ तक कि रोंग योंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। 10 मिनट तक बैठे रहने के बाद करीब 5 बज गए। रोंग योंग ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, हम पहले नीचे क्यों नहीं जाते? मैंने जिनान रेस्तरां में एक जगह आरक्षित कर ली है। चलो खाना खाने चलते हैं और बातें करते हैं। मुझे शाम 7 बजे के आसपास कुछ काम निपटाने हैं। ये देखा जा सकता है कि एक अनुभाग प्रमुख के रूप में रोंग योंग अभी भी बहुत व्यस्त था। ठीक है, मुझे थोड़ी भूख लगी है। जियान विनम्रता से मुस्कुराया, उठकर मिंगमैन के साथ कपड़े बदलने के लिए आगे बढ़ा। कुछ मिनट बाद जब वे वापस लौटे तो जियान ने एक अधिक सम्मानजनक पोशाक पहन ली थी, जबकि मिंगमैन ने एक कैजुअल सूट पहना हुआ था। जूफी के आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटने के अलावा बाकी सभी लोग लिफ्ट में आए और नीचे चले गए। डिंग, जब लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची तो दरवाजा खुला और अंदर मौजूद सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन 5 कदम तक वे बाहर नहीं निकले। रोंग योंग ने सामने का दृश्य देखा तो दंग रह गया। उनके सामने 15 या 16 पुलिस अधिकारी खड़े थे और उन अधिकारियों के सामने एक गरिमा में लेकिन घबराए हुए चेहरे वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था। जब रोंग योंग ने उन्हें देखा तो उसने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और उनकी ओर बढ़ा। साथ ही उन्होंने बेहद गर्मजोशी भरी आवाज में कहा, वाह, डायरेक्टर नान भी यही हैं।